सबको वेलकम टू कनाडा की 24th एपिसोड में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम अलीम रज़ा ज़ैदी है और बाय प्रोफेशन मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। हमारे नाजरीन इस प्रोग्राम में हमारे स्टूडियो के नंबर 9058236039 या मेरे पर्सनल नंबर 2899907580 पर हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हो सकते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं मोहतरम हुसैन बुखारी साहब। हुसैन बुखारी साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। सर, थैंक यू सो मच अलीम भाई, और आपने बुलाया और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड द कम्युनिटी टीवी। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे पता है बड़ा बिजी टाइम है, आप बड़े दूर से आ रहे हैं। जी, बस घर ज़रा दूर है। हाँ, तो आसानी से आपने यू कुड मेक इट। एब्सोल्युटली जी, माशाल्लाह, लाइक द ट्रैफिक देयर वाज नो इशू। ओके, या बिकॉज़ नाउ दिस इज ऑफ टाइम, आई बिलीव। ऑफ टाइम, या। एनीवे, अगेन वेलकम। और बुखारी साहब को नाजरीन आज इस प्रोग्राम में बुलाने का मेन मकसद ये था कि जैसे हम हर प्रोग्राम में कहते हैं कि हम अपनी इमिग्रेशन एडवाइजिंग इंडस्ट्री से जो बेस्ट कैंडिडेट होते हैं फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, उनको इनवाइट करते हैं ताकि आपके साथ, चूँकि ये लीगल मामलात होते हैं, टेक्निकल मामलात होते हैं, तो इनकी जुज़ियात को खोल कर आपके सामने बयान किया जा सके ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सके। तो बुखारी साहब भी इस हवाले से इस टॉपिक के ऊपर, से सेशन के ऊपर इनकी प्रैक्टिस के हवाले से काफ़ी नाम है, जिस हम आने वाले सेशन के अंदर प्रोग्राम के इसको आपके सामने शेयर करने की कोशिश करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में जैसा कि मैंने अभी तज़किरा किया कि हम सेशन या सिंपल वर्ड्स में हाउ वन कैन लूज़ देयर स्टेटस इन कनाडा, जबकि उसके पास ऑलरेडी एक स्टेटस आ चुका होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहीं पर बुखारी साहब, हम हमेशा नाज़रीन के साथ इस बात को शेयर करते हैं एज ए डिस्क्लेमर कि इमिग्रेशन एडवाइजिंग चूँकि एक रेगुलेटेड प्रोफेशन है, तो इस प्रोग्राम के तवज्जुद से हम इमिग्रेशन पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को जनरली शेयर करते हैं। और अगर किसी को कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना हो अपने केस से मुतल्लिक, तो वो मेरे पर्सनल नंबर 2899907580 या बुखारी साहब के पर्सनल नंबर 4168335760 के ऊपर रब्ता कायम कर सकता है। तो बुखारी साहब, हमारा पहला सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम ये होता है कि हम अपने गेस्ट के बारे में अपने नाजरीन को आशनाई दिलवाते हैं कि बुखारी साहब जैसे हुसैन बुखारी साहब के नाम से जीटीए में खासे मशहूर व मारूफ़ हैं। आप बैरिस्टर, सॉलिसिटर और नोटरी पब्लिक हैं जी। और मैं देख रहा था आपके प्रोफाइल को, आप ऑलरेडी हैव LLB फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लॉ स्कूल एंड देन यू डिड योर मास्टर इन बिजनेस लॉ इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल, और करंटली आप जो है वो बुखारी लॉ फर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। Correct. अच्छा, वहीं मैं जब आपके प्रोफाइल को देख रहा था तो बड़ा दिलचस्प मुझे लगा, बल्कि मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि बुखारी साहब के और मेरे लकीली 170 मुश्तरका फ्रेंड्स भी हैं फेसबुक पर। बिल्कुल। तो हमारा इस प्रोग्राम के हवाले से ये भी टारगेट होगा कि अगले प्रोग्राम तक ये 300 होने चाहिए इंशाल्लाह, जिसमें आप और मैं मिलकर कोशिश करेंगे। बिल्कुल। बुखारी साहब, मैं आपके देख रहा था कि आप सादिक पब्लिक स्कूल भावलपुर से ग्रेजुएट है, भावलपुर से, जो उस रीजन का बड़ा मशहूर व मारूफ स्कूल। बेशक। तो सादिक पब्लिक स्कूल से यहाँ तक आपको कैसा फील होता है? जी, ये तो आपने ऐसा सवाल किया जिसमें मैं कई घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन मैं उसको बिल्कुल सम अप करने की कोशिश करूँगा। सादिक पब्लिक स्कूल नो डाउट साउथ पंजाब का एक सबसे प्रेस्टिजियस और एक बहुत ही, इसे कहते हैं कि हाई लेवल रखता है एकेडमिक, ना सिर्फ एकेडमिक बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। Okay. आप यू नेम इट दे हैव इट। उनके पास एक चार दीवारी के अंदर, जो कि वो चार दीवारी मेरे ख्याल कई मुरबों पर है। अच्छा। नवाब सादिक खान अब्बासी पंजुम जो थे, बहावलपुर के नवाब थे, जो कि गालिबन आखिरी नवाब थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी स्टेट बहावलपुर। नहीं, आखिरी नवाब तो बुखारी साहब मैं हूँ। अच्छा, ठीक है जी, आपसे पहले। हाँ, मुझसे पहले, आपसे पिछले जो थे जी जी। और उन्होंने इल्हाक किया। अच्छा। और जब जितनी भी, अगर आप बहावलपुर में तरक्की या कोई भी इंस्टीट्यूशंस देखते हैं जी जी, वो उन्हीं के बनाए हुए हैं। बल्कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि लास्ट टाइम जब मैं 2-2.5 साल पहले पाकिस्तान गया तो लकीली मुझे किसी ने होस्ट किया भावलपुर में, और मुझे उन महलों में रहने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैंने वहाँ पर उनकी वो एक तोप भी देखी और एक गाड़ी भी बाहर खड़ी हुई है और उसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है, वो मुझे बड़ा मज़ा आया। नवाब सादिक खान अब्बासी एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इंस्पायरिंग लीडर थे। मैं पर्सनली उनसे इंस्पायर्ड हूँ
क्योंकि वो उन नवाबों में शामिल नहीं जो सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स करती आवाम के लिए कुछ ना करें। जी। नवाब सादिक खान अब्बासी साहब ने बहुत किया बहावलपुर के लिए, तो सादिक पब्लिक स्कूल इज़ वन ऑफ हिज, यानी कि उन्होंने ये लैंड मुख्तस की और उनका एक ख्वाब था कि इस तरह स्कूल बने, तो वो स्कूल बना और उसमें दे हैव ऑल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। मैंने स्विमिंग उधर से ही सीखी, अच्छा। राइडिंग उधर से ही सीखी जी। स्कूल के अपने घोड़े हैं, अपना स्टेबल है, अपने अच्छा। स्टेबल है और उसको मेंटेन किया जाता है। अगर आप जाते हैं आपको यकीन नहीं आता कि उस रीजन में इतना ज़बरदस्त, इतनी ज़्यादा एक एजुकेशनल फैसिलिटी, और वो सिर्फ हाई स्कूल के लेवल की। और कोशिश जो थी उसकी वो एचीसन कॉलेज के मॉडल पर बनाया गया अच्छा। था, जैसे एचीसन लाहौर में, क्योंकि चीफ कॉलेज के नाम से था पहले। जी जी। तो उस तरह की चीज़ एक बॉयज़ के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात यह है कि मुशर्रफ साहब के दौर में उसमें अब बच्चियों का भी, अच्छा, गर्ल्स का भी सेक्शन उन्होंने बना दिया, तो अब उसमें बच्चियां भी पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर सकती हैं और इक्वली बच्चों के साथ वहाँ पे उसमें एज ए स्टूडेंट होती हैं। और अच्छा, इन इंस्टीट्यूशन का बुखारी साहब इतना बड़ा रोल होता है। अक्सर हम अपने प्रोग्राम में लोगों को ज़रूर उनकी हिस्ट्री में लेकर जाते हैं ताकि वो बेंचमार्क देख सकें कि कहाँ से कहाँ पर आगे हैं ज़िंदगी में। और इन इंस्टीट्यूशंस का बड़ा रोल होता है आपके अंदर। वहाँ जो टीचर्स होते हैं, जो उस स्कूल की, जैसे आप देखें, आप फिल बदी जो है वो उसके ऊपर 5 मिनट बोलते रहें और अगर मैं अभी भी आपको ना रोकूं तो शायद आप वाकई आप सही कह रहे थे, कई घंटे कि आप इसके ऊपर चलते। तो मेन पर्पज़ यही होता है कि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर चीदा चीज़ें होती हैं उनको इसी हवाले से, गेस्ट स्पीकर्स की रेलेवेंसी के हवाले से हम ज़रूर हाईलाइट करते हैं अपने नाज़रीन के साथ। बिल्कुल। तो आज बारी थी सादिक पब्लिक स्कूल की। अच्छा, यहीं पर मैं चाहूँगा कि आप अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए जी। और किस तरीके से पोटेंशियल क्लाइंट्स या हमारे व्यूअर्स आपके साथ रब्ता कायम कर सकते हैं। इसमें अलीम भाई, मैंने अपना काम एज अ लॉयर शुरू किया था सितंबर 2012 से। अच्छा। दैट इज़ व्हेन आई वाज कॉल्ड टू द बार ऑफ ओंटारियो। तब इसका नाम था लॉ सोसाइटी ऑफ अपर कनाडा, लेकिन वो उन्होंने, शुक्र है, वो नाम एक पुराना नाम था, उसको चेंज किया, क्योंकि पता है ना, ओंटारियो वाज अपर कनाडा एंड क्यूबेक वाज लोअर कनाडा, तो अपर और लोअर, जी जी, तो वो पुराना नाम लेके चल रहे थे, ट्रेडिशन को मेंटेन कर रहे थे, लेकिन इट डिडंट मेक एनी सेंस। तो मैं भी इसी हक में था और मैंने वोट किया कि जी लॉ सोसाइटी ऑफ ओंटारियो नाम रखा जाए। तो 2012 में मैं कॉल टू बार हुआ, लॉयर बना और मैंने अपना ऑफिस खोला बुखारी लॉ फर्म के नाम से। प्राइमरीली इन द स्टार्ट मैंने काफ़ी एरियाज ऑफ प्रैक्टिस को टच किया। सही। मैंने क्रिमिनल लॉ को, फैमिली लॉ को और रियल एस्टेट के साथ स्टार्ट लिया। सही। और उसके बाद, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा था। ओके। उसकी वजह यह है कि हमारी कम्युनिटी में एक इमिग्रेशन का फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोप बहुत ज़्यादा है। जी जी। और अब सब, जिस भी आप अपनी कम्युनिटी के आप इंडिविजुअल से बात करें, वो उनकी कोशिश है कोई ना कोई उनका पाकिस्तान से यहाँ पर आ जाए। एग्जैक्टली। और एंड दिस इज़ वेरी नेचुरल। मैं समझता हूँ बड़ा अप्रिशिएबल कैरेक्टर भी है कि जो लोग यहाँ आ चुके हैं वो चाहते हैं कि अपने जो क्लोज बीइंग्स पाकिस्तान में हैं उनके लिए भी अगर कोई ज़िंदगी में बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है तो उसमें हम अपना रोल प्ले करें। एग्जैक्टली। तो उस वजह से फिर इतनी ज़्यादा वो इंक्वायरीज और क्वेरीज आती थी कि जी बहुत सब इमिग्रेशन, मेरे कज़न आना चाहते हैं, मेरे भाई आना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू इट। तो मैंने उसमें देखा और उसमें जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप्स और वो जो बिल्कुल बेसिक्स होते हैं वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। सही। अल्टीमेटली आई लैंडेड माई सेल्फ इन रिफ्यूजी लॉ। ओके। और रिफ्यूजी लॉ वो कहते हैं ना कि यू फाउंड योर नीश, लाइक आपको लगा कि ओके दिस इज़ फॉर मी। तो जब मैंने रिफ्यूजी लॉ को टच किया उसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ और आज मैं अब कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं स्पेशलाइज़ करूँ। ज़बरदस्त। और इस लेवल पे स्पेशलाइज़ करूँ कि लॉ सोसाइटी मुझे सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट करार दे। ज़बरदस्त। मेरा एम ये है। सही। क्योंकि लॉ सोसाइटी जिनकी सिग्निफिकेंट प्रैक्टिस रही हो एक फील्ड में, उनको एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि यू आर सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट, काइंड ऑफ दे आर अथॉरिटी ऑन दिस, दे आर अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट। तो मैं कोशिश, इसलिए मैं रिफ्यूजी लॉ RPD से लेके RPD, RAD, जुडिशल रिव्यूज, उसके बाद कोई ऐसा भी इवन HNCs, बिल्कुल, उसको लेके मैं जहाँ तक जिस लेवल तक जा सकता, तो आप उस पूरे उस एरिना के अंदर जो है वो, मैं रिफ्यूजी लॉ के एरिना के अंदर एक्सपर्टीज मेरा विजन है। दैट्स गुड। तो उसको लेके चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह मुझे भी जहाँ कहीं मौका मिला हम मिलकर भी काम करें। एब्सोल्युटली, बहुत खुशी होगी। तो मैं अपनी कंपनी को यानी कि अब लेके आया हूँ, इट्स फ्रॉम लाइक 2012 से अब तक। तो अब जहाँ पे मैं रुका हूँ आके, तो आई एम मोस्टली डूइंग 2 थिंग्स। ज़्यादा मैं इमिग्रेशन, और इमिग्रेशन में भी ज़्यादा रिफ्यूजी लॉ। और आई डोंट डील विद स्टडी परमिट्स, मैं वो डील नहीं करता।
और मैं विजिटर वीज़ाज़ वगैरह को डील नहीं करता, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ। जी जी, और बहुत सारे, और मैं भी ऑन एयर कहने जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आप मेरी तरफ रेफ़र कर देते हैं और मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं, और आई एम वेरी हैप्पी। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आप मुझे बड़ा भाई समझते हैं या छोटा भाई समझते हैं, बट यू ट्राई टू डू अ लॉट फेवर टू मी। वैसे ही मुझे भी नहीं पता क्या बड़े कि छोटे चलें, इसको बराबर ही है, इसको हम सीक्रेट रखते हैं और लीव इट टू अवर व्यूअर्स के जो वो डिसाइड कर रहे हैं, जो वो डिसाइड करें। वो वैसे आपको छोटा ही कहेंगे, आपके बाल पूरे हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जल्दी मान लिया। जी जी बिल्कुल। तो अच्छा, आप अपना नंबर ज़रूर शेयर कीजिए। जी, मेरा नंबर है 4168335760। और आपका ऑफिस कहाँ पर लोकेटेड? मेरा ऑफिस लोकेटेड है ब्रैम्पटन में, 7700 हुर स्ट्रीट, ब्रैम्पटन। जो मेन कोर्ट हाउस है विलियम डेविस कोर्ट हाउस, जो कि हुर और एलॉसन पे, जी जी, उसके ऑपोजिट प्लाजा है। अच्छा अच्छा, वेस्ट साइड, जहाँ पर वो कंधार समथिंग इस तरह का कोई बड़ा फूड चेन भी बड़ी मशहूर है। वैसे जो सबसे मेन फूड है, वॉक ऑफ फेम के नाम से एक रेस्टोरेंट है। अच्छा, वॉक ऑफ फेम, अच्छा, उस प्लाजे के अंदर हमारा ऑफिस है। अच्छा, यूनिट 410, अच्छा, हाईवे 410 से याद रखें। चलें, किसी दिन आपके ऑफिस को भी विज़िट करेंगे। तो आपने बड़ी अच्छी बातें सादिक पब्लिक स्कूल से लेके बुखारी लॉ फर्म तक की। आप यहाँ पर अगर किसी को ट्राइब्यूट पेश करना चाहें तो हम अपना प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म आपको मुहैया करते हैं, जहाँ आप फील करते हैं कि समवन रियली हेल्प्ड यू अ लॉट और मेड यू अ लॉट मोटिवेटेड टू अचीव दिस पोजीशन। जी, मैं इसमें कुछ नाम लेना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स का नाम लूँगा, क्योंकि जो मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से बैठा हूँ। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि मैं रस्मन ये बात नहीं कह रहा, हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कोशिश करते हैं और बेस्ट सोचते हैं, बिल्कुल। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने जो अचीव किया, इट वाज रिमार्केबल। क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, हमारा बैकग्राउंड एक साउथ पंजाब पाकिस्तान में ज़िला लोधरा से हमारा ताल्लुक़ है। उसके मैं एक गांव से ताल्लुक़, जहांगीर तरीन साहब हमारे हल्के में ही होते हैं। जी जी। तो उस गांव में जो शरह ख्वानदगी है वो ना होने के बराबर, जी, बहुत कम। साउथ पंजाब में ये बड़ा जो है बहुत प्रॉब्लम है, यानी कि जैसे सादिक पब्लिक स्कूल का आपने नाम लिया, तो उसको अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आजकल तो देखें तो वो उनकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो सबको बीट करता है। अच्छा। आजकल तो बच्चे पढ़ाना आप 100 दफ़ा सोचेंगे, इतना ज़्यादा उनका फीस स्ट्रक्चर है, बट ऑफ कोर्स दे आर गिविंग समथिंग इन रिटर्न, जाहिर है। लेकिन मेरे फादर ने लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि मेरे फादर कोई बहुत बड़े जागीरदार नहीं थे। मेरे फादर जो थे एक मुतवस्सित दर्जे के ज़िम्मेदार थे, और उन्होंने अनथक मेहनत करके और अपनी जो उनकी जितना ज़्यादा एक फ़ादर अपने आप को इनके लिमिट को टच करता है, उस तरह हम 3 भाई हैं, तो हम तीनों पर मेहनत की। बड़े भाई को डॉक्टर बनाया, अच्छा, मैं लॉयर बना, और छोटे जो हैं वो अकाउंटेंट हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। तो उनका एक विज़न था, तो उस विज़न को रीच किया। साथ मेरी वालदा ने पूरा साथ दिया, और उन्होंने हम बहुत मेहनत कर गाँव में रहते हुए हमें इस काबिल बनाया कि आज मैं यहाँ पे कनाडा में कैनेडियन लॉयर्स के साथ एक कोलीग हूँ। ज़बरदस्त। और उसके बाद जो सिंस आई गॉट मैरिड, मेरे ख्याल में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी वाइफ का है। जी, वो सुन भी नहीं होगी, और मैं ऑन एयर उनको ये ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह मेरा साथ दिया, और जिस तरह हमने एक स्ट्रगल का टाइम गुजारा, और जिस तरह उन्होंने मेरा साथ दिया, इट वाज रिमार्केबल। और आई एम वेरी थैंकफुल टू हर एंड हर। और मैं भी भाई साहब अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि आप पाकिस्तान में लॉ डिग्री रखते थे और यहाँ आके ख़ुद को इक्वलेट करना, और जैसे आपने कहा कि जो भी यहाँ पर एज ए लॉयर रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने पूरी की हैं, और उसमें भाभी साहिबा का यकीनन बहुत ज़बरदस्त रोल है, बहुत बड़ा रोल है। जी, उन्होंने कभी भी शी नेवर लेफ्ट माई साइड, एंड शी वाज वेरी सपोर्टिव, एंड वो जिस तरह भी हालात रहे, बीइंग एन इमिग्रेंट माई सेल्फ, क्योंकि जब आप इमिग्रेंट होके आते हैं तो हमारे जो नाजरीन हैं, मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी आर इमिग्रेंट्स, जी, तो वो समझ सकते हैं कि वो हाउ हार्ड इट इज़। एग्जैक्टली। मुल्क चेंज करना, कल्चर चेंज हो गया, मुल्क चेंज हो गया, सिस्टम चेंज हो गया, इकॉनमी चेंज हो गई आपकी, अब एवरीथिंग इज़ अपसाइड डाउन। उसमें फिर आपने टारगेट्स को भी अचीव करना है, तो उसमें जब आप एक यूनिट बन के सामने आते हैं, तो दैट इज़ ओनली वे दैट इट बिकम्स पॉसिबल। ज़बरदस्त। तो अपनी वाइफ के बाद मैं फाइनली, क्योंकि आपका टाइम लिमिटेड है, हम तो बोलते जाएंगे, जी जी, मैं
बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहता हूँ अपने कोलीग्स को, अपने सीनियर लॉयर्स को। क्योंकि जब लॉयर बनने के बाद और आप खुद प्रोफेशनल हैं, हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस बिल्कुल एक और दुनिया है। स्टडी इज समथिंग एल्स, प्रैक्टिस इज समथिंग एल्स। तो वो उसमें जो मेरे सीनियर लॉयर्स हैं उसमें मैं बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही, जिन्होंने मेरे साथ अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर की, अपने प्रेसिडेंट्स शेयर किए, अपना टाइम मुझे दिया। और बीइंग अ सीनियर लॉयर, आपको पता है कि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि टाइम इज़ एवरीथिंग फॉर अ प्रोफेशनल, फॉर अ कंसल्टेंट, फॉर अ लॉयर। और अपना टाइम किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने किसी जूनियर को देना ताकि वो एक अपने कॉम्पिटेंसी में इजाफा करे, बहुत बड़ी बात है। गिविंग बैक टू द प्रोफेशन। और मैं अपने तमाम जितने भी सीनियर्स जिन्होंने मेरी हेल्प की, मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म की तवज्जुह से। ज़बरदस्त, आई रियली अप्रिशिएट दैट। अच्छा, वहीं जब मैं आपके फेसबुक प्रोफाइल को एक्सप्लोर कर रहा था तो आपने जो कहा कि आपका जो विजन है वो रिफ्यूजी सिस्टम के अंदर एक्सपर्टीज़ बिल्ड करना है। मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस भी देखी और टीवी प्रोग्राम्स भी देखे, लाइव जूम सेशंस भी मैंने आपके देखे जी। वहीं पर एक जूम सेशन के अंदर आपने डिस्कस किया इम्पैक्ट ऑफ कोविड पर्टिकुलरली ऑन इमिग्रेशन। मैं चाहूँगा कि आप 2-3 बातें ज़रूर हाईलाइट कीजिए जो आज से मूविंग फॉरवर्ड आप समझते हैं कि किस तरीके से कोविड-19 इम्पैक्ट करेगा इमिग्रेशन को, और 1-2 रिकवरी पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। मैं इसमें पहले तो बताता चलूँ कि जो अफेक्ट हुआ है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हुआ है इमिग्रेशन को कोविड की वजह से, कि आपकी और आपकी कैनेडियन इकॉनमी को भी डायरेक्ट उससे मुतासिर हुई है। विजिटर का सबसे पहले मैं बात करता चलूँ, आपका विजिटर लाखों में जो है, मोर देन 500,000 जो है हर साल आते थे। और उनको जब रोक दिया गया और इस वक्त एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि आप नहीं आ सकते अनलेस कि आपका फर्स्ट फैमिली मेंबर आपको यहाँ पर ना हो। वो भी इवन दो यू हैव वैलिड विजिटर स्टेटस, आपका विजिटर वीज़ा है। मुझे कल एक क्लाइंट की कॉल आई कि जी वो मेरे भाई हैं विजिटर वीज़ा पे, तो बस वो आ रहे हैं। मैंने कहा जी ठीक है, आपके भाई हैं हाँ तो आ जाएंगे, लेकिन आपको ये फॉर्म चाहिए। इस फॉर्म को आप कमिश्नर, ओथ कमिश्नर के साथ साइन कीजिए, वो उनको भेजिए, वो जमा करवाएंगे, ही कैन कम। बट अदर देन दैट, अगर आपका कोई यहाँ पे फर्स्ट रिलेटिव में आपके स्पाउस, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, ये शामिल हैं, कजन्स नहीं। कजन्स और आपका कोई दोस्त, वो जिसको हम एक्सटेंडेड फैमिली नहीं कह सकते, वो आपको नहीं वो फॉर्म साइन करके दे सकते। तो एक तो ये रिस्ट्रिक्शन जो है, इसने कोविड ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया। इसी तरह स्टडी परमिट, वर्क परमिट, इसी तरह स्टडी परमिट, वर्क परमिट, क्योंकि जो टेम्परेरी वीज़ाज थे वो सारे उन पे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ कि जी वो तो क्योंकि टेम्परेरी वीज़ा थे वैसे ही, तो उनके वैसे भी प्रिविलेजेस इतने नहीं हैं, और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा कैन डिसाइड व्हाटएवर दे वांट टू डू, और उन्होंने वही किया, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। और स्कूल स्टूडेंट्स को कहा जी आप ऑनलाइन वर्चुअल यूनिवर्सिटियों से कह दिया कि जी अगर बल्कि आप देखिए पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के अंदर बहुत सारे रिलैक्सेशन जो पहले हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। करेक्ट, वो उन्होंने किया। तो अब जब आप परमानेंट की बात कर लें, अब परमानेंट रेजिडेंट्स जो हैं वो उनको भी जो है वो अगर वो ट्रैवल करने जाते थे तो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा सामने आई। मेरे ख्याल में कोविड की वजह से लोगों ने ट्रैवलिंग छोड़ी ऑब्वियसली। मैं तो अपनी बात आपके पूरी ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री, आपकी होटलिंग इंडस्ट्री, बिल्कुल सारी उससे इम्पैक्ट हुई। हमारी इतनी जॉब्स चली गई, इतनी कंपनीज बंद हो गई। इट्स अ वेरी ट्राइंग सिचुएशन, और इमिग्रेशन की वजह से ही, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक शरियान है इमिग्रेशन कैनेडियन इकॉनमी की। एग्जैक्टली कई शरियानों में से एक बहुत मेन जो शरियान वाइटल जो है, जो कि एक ऑक्सीजन भी लाती है और वो एनर्जी भी लाती है। और बहुत सारी जो मनी उसके साथ एसोसिएट है जी, वो जाहिर है डायरेक्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमी। एब्सोल्युटली, जो आएगा वो पैसा लाएगा। लेकिन बुखारी साहब वहीं पर जहां आपने ये सब सही फरमाया कि इसका इम्पैक्ट नेगेटिव तो ये था, पॉजिटिव भी कुछ इम्पैक्ट थे। फॉर एग्जांपल जो क्लासेस विद इन कैनेडा लोगों के ऊपर अप्लाई होती थी, जैसे कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास
और पीएनपी क्लासेस थी, वो उनमें बहुत ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा भी हुआ कि वो चूँकि फ्रीक्वेंट ड्रॉज हुए तो वो उनका जो मेरिट था वो लोअर हो गया और बहुत सारे लोग उसमें एडजस्ट हो गए। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम भी शुरू किए जो बेसिकली उन लोगों के लिए थे जो ऑलरेडी कनाडा में किसी ना किसी स्टेटस के ऊपर रह रहे थे। और अभी आपने सुना होगा कि जिनका 6 माह पहले तक इवन एक्सपायर हो चुका था वर्क परमिट, वो अब ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इससे पहले ये ऑप्शन नहीं थी। तो जाहिर है वो हैंड इन हैंड चल रहे होते हैं। कुछ को वो कहते हैं ना जब रेवोल्यूशन आता है तो कुछ को फायदा हो जाता है, कुछ को नुकसान हो जाता है। जो लोग मौजूद थे उनको फायदा हुआ, एग्जैक्टली, ऑब्वियसली। इसमें मैं एक चीज, और जो बाहर थे उन्हें डिसएडवांटेज रहा। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करता चाहूँ कि रेफ्यूजीज़ के लिए एक प्रोग्राम बहुत ही फ़ायदेमंद और बड़ा इनकरेजिंग आया कि जी वो रेफ्यूजी क्लेमेंट्स जी, इवन जिनकी अपील्स भी मुस्तरद हो चुकी हैं या जो लोग डिपोटेशन के भी करीब हैं जी जी, अगर उन्होंने एज अ फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर काम किया है जी, तो उनको डायरेक्ट पीआर की एक अपॉर्चुनिटी दी गई है और इस वक्त वो प्रोग्राम इन प्लेस है। सही। तो इतने हज़ारों में लोगों ने क्वालिफाई किया उसमें, जो पूरे कनाडा में जिन्होंने अपनी जान को यानी कि हाँ जी, दे टुक अ रिस्क के वो डायरेक्टली फोर फ्रंट हो, मतलब कहना बहुत आसान है, लेकिन आप देखें ना हम सारे लोग रेस्ट्रिक्ट हो गए, और उनमें से कुछ लोगों ने अपने आप को ऑफर किया और वो वल्नरेबिलिटी अपनी जगह पर, रिस्क अपनी जगह पर, लेकिन फिर भी वो फॉर सेक ऑफ ह्यूमैनिटी फ्रंट पर आए और उन्होंने लोगों को हेल्प आउट किया। उनके पास कनाडा ने उनको पे बैक किया, पे बैक किया, और उनका बिल्कुल मेरे ख्याल में कि राइट बनता था। और ओपन वर्क परमिट्स उनके रेफ्यूजीज़ को मिलते हैं यहाँ पे, तो उसको यूज़ करते हुए उन्होंने वो एम्प्लॉयमेंट ली हुई थी या वॉलंटियर कर रहे थे जी। तो उसमें उनको इस स्ट्रीम के अंदर डाला गया। तो अगेन कोविड की वजह से इनको फ़ायदा हुआ, इनको भी फ़ायदा होगा, इनको भी फ़ायदा। सही सही। बुखारी साहब, मैं आपके जब प्रोफाइल को देख रहा था तो मार्च 12, 2020 के अंदर अच्छा एग्जैक्ट डेट लाए हैं? एग्जैक्ट मैं डेट लेकर आया हूँ कि आपका एक कमेंट था, गेट वेल सून सूफी, अवर प्रेयर्स आर विद यू एंड योर फैमिली, और उसमें 3 दिल भी लगे हुए थे। जी जी। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये भाभी साहबा ने भी देखा है? हाँ जी, बिल्कुल देखा है जी। तो फिर क्या उनका रिस्पांस था? वो मेरे साथ इसमें इस इमोशन में शामिल थी। अच्छा। क्योंकि हम इसमें हमारे हेड ऑफ स्टेट हैं जस्टिन ट्रूडो, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपके हेड ऑफ स्टेट हैं, और जब उनके घर में ये एक मूजी मर्ज जब घुसा, डेफिनेट, और हमारे हेड ऑफ स्टेट कनाडा को रन करने के लिए जाहिर है उनकी एक अनथक मेहनत है, और वो एवरीडे उन्होंने आके हमें प्रेस ब्रीफिंग्स दी सारी। तो और मुझे याद है वो उन दिनों के अंदर भी वो आइसोलेटेड रहे, लेकिन फिर भी वो डेली बेसिस पर, क्योंकि मुल्क और कौम को उस वक्त अशद ज़रूरी थी कि वो रोज़ के रोज़ लोगों के इमोशंस के साथ जो है वो कोई नई खबर जो है उनके साथ शेयर करें, और कम से कम उनको तसल्ली दें कि हम दे आर डूइंग समथिंग फॉर द नेशन। हेड ऑफ स्टेट की ये एक जिम्मेदारी है, और जब हेड ऑफ स्टेट अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है तो अवाम को एक रिलीफ मिलता है, कि क्योंकि हेड ऑफ स्टेट पे नज़रें पूरी मिलियंस ऑफ पीपल उसको देख रहे होते हैं। तो जब उनके घर में उनकी वाइफ को हुआ तो ऑब्वियसली जस्टिन ट्रूडो साहब के साथ मेरी पर्सनल मुलाकात हुई जब मैं मॉन्ट्रियल में, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल में पढ़ता था। अच्छा। तो उनके साथ एक पर्सनल एफिलिएशन भी थी। जी। और जस्टिन ट्रूडो साहब तब सिर्फ MP थे, ऑब्वियसली 2010 की बात है, और उन्होंने उसमें, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो साहब के जो वालिद थे पियर ट्रूडो, जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो मेरी फैकल्टी जहाँ से मैंने LLM किया वहाँ से वो पढ़े भी, अच्छा, और वो वहाँ पे टीच भी करते रहे। अच्छा। वो प्रोफेसर ऑफ लॉ थे पियर ट्रूडो साहब। अच्छा। तो फिर आगे जस्टिन ने नहीं लॉ किया, लाइक मेरा ख्याल है, बट आई डोंट नो अगर किया भी है, मुझे बिल्कुल पता नहीं है, ऑन एयर कह रहा हूँ, बट प्रोफेशनली वो लॉयर नहीं है। लेकिन हमारे प्रोग्राम में कोई हमारे गेस्ट शेयर कर रहे थे कि जो हमारे करंट मिनिस्टर हैं माइट बी ही इज़ लॉ ग्रेजुएट। कौन से मिनिस्टर? जो मार्को मेंडिसिनो। ओके, अच्छा, ही इज़ अ लॉ ग्रेजुएट। मुझे ऐसे किसी ने शेयर किया था, मैंने उसको डबल चेक नहीं किया। अच्छा। तो हम भी प्रोग्राम के एंड पर कोशिश करेंगे, अगर हमारे पास टाइम बचा, कि लॉयर्स चूँकि इस प्रोफेशन के साथ, प्रैक्टिस के साथ, वो यूजुअली चूज़ करते हैं पॉलिटिक्स। जी बिल्कुल। तो अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम थोड़ा सा आपको पॉलिटिक्स पर भी छेड़ेंगे। ज़रूर। हमारे इस प्रोग्राम का बहुत ऐसा फीचर है कि हम इसमें आसान से मुश्किल, मासूमाना और कुछ शरारती सवाल साथ साथ पूछते जाते हैं, क्योंकि टॉपिक तो बेसिकली ड्राई होता है। हाँ जी। आप इसमें देखें मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी आगे हम यूज़ करेंगे, यूजुअली आसानी से लोगों को समझ भी नहीं आ रही होती, तो हम कोशिश करते हैं कि हम सिंपल भी रहें
और इजी टू डाइजेस्ट भी रहें और एक दूसरे के साथ हल्की फुल्की गुफ्तगू भी करते रहें ताकि थोड़ा सा लाइवलीनेस जो है वो प्रोग्राम के अंदर रहे। हाँ जी। तो यहाँ तक बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छे तरीके से हाउ यू मेक फ्रॉम सादिक पब्लिक स्कूल टू बुखारी लॉ फर्म जी, तो बड़ा मज़ा आया आपकी स्टोरी सुनने के बाद और आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। अच्छा, इस प्रोग्राम में जो मेन आइडिया ये था कि जब मैंने गूगल किया इस टॉपिक को तो मैंने ये फाइंड किया कि शायद 99.99% वीडियोस, चाहे वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स की बनी हो, चाहे वो वीडियो ब्लॉगर्स की बनी हो, चाहे वो जस्ट इंफॉर्मेशन प्रमोटर्स लोगों ने, कनाडा प्रमोटर्स लोगों ने, इमिग्रेशन प्रमोटर्स लोगों ने, जो भी कोई आइडिया कर लें, आपको हज़ारों इमिग्रेशन क्लिप्स जो हैं वो इस मौजू पर मिलेंगे कि हाउ टू कम टू कनाडा। राइट। आप अपने कैनेडियन ड्रीम को कैसे कम ट्रू कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मुझे शायद 1 या 2 वीडियो मिली जिसने इस टॉपिक को किया कि वंस यू अचीव अ स्टेटस इन कनाडा तो आप उसको लूज़ भी कर सकते हैं। करेक्ट। तो मैंने फिर सोचा कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर ज़रूर एक जो है वो तफसीली इस टॉपिक का जायज़ा लेना चाहिए किसी एक्सपर्ट बंदे के साथ, ताकि हमारे नाजरीन इस टॉपिक को ज़रूर समझ सकें। और वहीं पर इसकी भी ज़्यादा अहमियत मुझे नज़र आई जब मैंने स्टैट्स देखे बुखारी साहब, तो 2018 के अंदर 55,000 लोगों ने रिफ्यूजी क्लेम किया जी, और 2019 के अंदर 64,000 लोगों ने रिफ्यूजी क्लेम किया। करेक्ट। तो ज़्यादातर जो इसका इम्पेक्ट है वो जो रिफ्यूजीज़ और उनकी ऑनवर्ड स्टेटसेस होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा पड़ता है, सबसे ज़्यादा। तो हम आगे वाले स्टेजेस के अंदर आपको आपकी जो महारत है उससे खुद भी मुस्तफ़ीद होंगे और अपने नाज़रीन को भी हेल्प आउट करेंगे कि वो भी इस टॉपिक को समझ सकें और इसकी सेंसिटिविटी को भी। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा चूँकि लव सिसेशन है और सिंपली हम इसको कहते हैं लूजिंग योर इमिग्रेशन स्टेटस। बिल्कुल। यूजुअली इसके अंदर इरपा का जो 108 और 109 सेक्शंस हैं, आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा, वो यूजुअली इसको एड्रेस करते हैं जी। और इसके अंदर जो है वो 2-3 बड़े बड़े जार्गन्स, जिनको मैं आप ही से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगले जो स्टेप्स हैं हमारे प्रोग्राम के उसके अंदर आप करें कि आपने वॉलंटरली रीअवेल करना है। इसके अलावा जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिस रिप्रेजेंटिंग और विद होल्डिंग मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू योर रेलेवेंट मैटर, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं ख़ास तौर पर जो इसमें वॉलंटरी रीअवेलिंग है उसको सबसे ज़्यादा खोल कर बयान करने की ज़रूरत है। और मैं उसको आपको रीज़न भी बताऊंगा कि यूजुअली ऐसा होता है कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, बल्कि कभी कभी लोग हमें भी चैलेंज करते हैं कि कोई आदमी वंस ही बिकम्स प्रोटेक्टेड पर्सन एंड बिकम PR, तो वो फ़ौरन पाकिस्तान या अपने नेटिव कंट्री जाने की कोशिश फ़ौरन से पहले। अच्छा, उसमें से 100 में से कोई 1-2 सक्सेसफुली चले जाके और वापस आ जाते हैं और उनसे, क्योंकि बिकॉज आपको पता है इमिग्रेशन ऑफिसर की या CBSE ऑफिसर की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कि वो आपको आपके वो प्रोफाइल में जाकर देखे और आपसे कोई क्वेश्चन करे। प्राइमरी और सेकेंडरी एग्जामिनेशन की टर्म में हम यूज़ करते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, वहीं पर वो जो एक आधा आदमी अनचेक्ड आ जाता है वो आके हर दूसरे आदमी को ये कहता रहता है कि आप बेवकूफ़ी कर रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो गया था, मुझे तो किसी ने भी नहीं पूछा। और उसके बाद के जो फॉलोअर्स होते हैं वो बेचारे उसकी इस वजह से फंस जाते हैं और ये इतना बड़ा किसी वजह से ट्रैप फील होता है कि लोग मुझ जैसे और आप जैसे प्रोफेशनल्स की भी बात को नहीं समझते। इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक को आज खोल कर लोगों के सामने रखा जाए ताकि वो हम उनको एक इन्फॉर्म्ड चॉइस दे रहे हैं और जो लीगल प्रोविजंस उनके इस चॉइस को इम्पेक्ट करती हैं उसको उनके सामने ज़रा रखा जाए ताकि वो आज के बाद या तो केयरफुल हो जाएंगे तो या वो वन साइडेड होंगे कि हम जा रहे हैं तो ये कॉन्सिक्वेंस एंड वी आर रेडी टू अफोर्ड इट। हमारा मकसद ये है कि नाजरीन को कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए जाएं। एग्जैक्टली। और फिर उनको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि देखें, सबसे ज़्यादा जिस तरह आपने बात की कि ये जो सेक्शन 108 है जी, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो रीअवेलमेंट का लफ्ज़ आपने यूज़ किया जी। इस लफ्ज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा लीगल बहस हुई है कोर्ट्स में जी जी। बहुत ज़्यादा केसेस अवेलेबल हैं जो कि सिर्फ लॉयर्स को उनकी एक्सेस होती है क्योंकि हमारे पास टूल्स हैं जी जी। तो हम देख लेते हैं। अवाम को इन लफ्ज़ों का पता ही नहीं होता। सेसेशन क्या है जी जी। एक और लफ्ज़ है वेकेशन, वो भी है जी जी। उसके बाद जी आप क्या नाम है रीअवेलमेंट, ये अजीब अजीब डरावने से लफ्ज़ है। एग्जैक्टली। ठीक है।
तो अब लीगल डिक्शनरी निकाल के पढ़ें। अब कई लॉयर्स को भी, कंसल्टेंट्स को, पैरालीगल्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको भी इन कॉन्सेप्ट्स का इतना इन डेप्थ नहीं पता। और मैं यकीन के साथ एक बात कह दूं, आई एम प्रिटी श्योर कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को भी इन चीज़ों का पता नहीं होगा, इसलिए भी कई लोग जो है वो विदाउट एनी प्रॉब्लम निकल आते हैं। एग्जैक्टली तो वो भी आपने बिल्कुल आपने सही कहा। ये एक ऐसा एक लीगल एक सेक्शन है, क्लॉज है, जो कि एक जगह पे मौजूद है IRP के अंदर, इमिग्रेशन रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि एक मदर लेजिस्लेशन है इमिग्रेशन की। जी जी। सारे लॉज आगे से उसके अंदर से निकलते हैं, रेगुलेशंस निकलती हैं और एक्ट निकलते हैं। तो अब इसमें मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरा तजुर्बा ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया मुझे भी नहीं पता था। हम भी वही इमिग्रेशन में हेल्प कर रहे थे लोगों को, जी हाँ जी स्पॉन्सरशिप्स हो रही हैं, रेफ्यूजी हो रहे हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन मेरे सामने एक फ़ाइल आई जी, और जब वो फाइल आई तो उसको मैंने देखा और उसमें पूरी एक एप्लीकेशन थी जी। वो एप्लीकेशन थी कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी की तरफ से जी, और वो उन्होंने इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड, जो कि आपको रिफ्यूजी स्टेटस देता है, जो जहां आपकी हियरिंग होती है, जहां पे आप जाके अपना केस प्रूव करके अपने आप को प्रोटेक्टेड पर्सन करके फिर आप PR ले लेते हैं। तो उसी ट्रिब्यूनल में गवर्नमेंट के इस डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन फाइल की जी, और उसमें उन्होंने ये कहा कि ऑफिसर ने अपनी बात की, जिसने वो जो कि एप्लीकेंट के तौर पर सामने था जी, उसने कहा जी मैं फला डेट को एयरपोर्ट पे था जी, तो ये जो है जो रिस्पोंडेंट है ये आए और इन्होंने आके मुझे पासपोर्ट दिया। मैंने कहा भाई कहाँ से आ रहे हो? तो इन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान से आ रहा हूँ। तो उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था। तो मैंने उनसे जब मैंने उनको उनकी निकाली हिस्ट्री, तो उसमें लिखा हुआ था सारा कि जी तो रेफ्यूजी क्लेमेंट थे, तो रेफ्यूजी का केस इनका हुआ, गॉट प्रोटेक्शन फ्रॉम पाकिस्तान कि जी मुझे तो पाकिस्तान में ख़तरा है। तो मैंने इनसे पूछा, अब ये पूरा मुकालमा उन्होंने लिखा हुआ है जी जी बिल्कुल अपने नोट्स में, और वो कह रहे हैं कि जी मैंने कहा कि आप पाकिस्तान में कहाँ गए? तो उन्होंने कहा जी मैं कराची गया। उन्होंने कहा कराची में फ़लाँ जगह गए आप? अच्छा, मैं इस बात पे हैरान हुआ कि उनके पास क्लेम की भी डिटेल्स, क्लेम की डिटेल्स थी कि जी एग्जैक्टली किस शहर में इनको प्रॉब्लम हुई जी। और उसके बाद उन्होंने ये भी सवाल किया कि जी फ़लाँ मस्जिद में आप गए? उन्होंने कहा हाँ जी गया। तो इस पे उन्होंने कहा कि जी उसी मस्जिद में तो आप पर हमला हुआ था। आपके इसका मतलब अब आपको कोई डर नहीं जी, अब आपको कोई खतरा नहीं, राइट? अब वो जो ग्राउंड्स ऑफ परसिक्यूशन है वो रिमूव हो गई। अच्छा, अब इसमें लीगल बहस ये आती है कि जी वो तो जो होना था हुआ जी। अब जो अभी पहले ये कंप्लीट कर लूँ फिर मैं दूसरी बहस की तरफ आता हूँ। तो उन्होंने इसको बेस बनाकर एक एप्लीकेशन थे, उन्होंने कहा आप जाइए आपको नोटिस आ जाएगा। वो नोटिस वो पूरे एप्लीकेशन की सूरत में आ गया। अब थोड़ा सा मैं प्रोसीजर की तरफ आ जाऊँ। देयर इज़ नो रूल एड्रेसिंग दिस प्रोसीडिंग। कोई रूल नहीं है कि जी जैसे अब रूल्स बने हुए हैं, जैसे हाँ कि आप, मैं हमेशा कहता हूँ 15, 30, 60, 90, 180 जो डेज हैं इनकी इमिग्रेशन में बड़ी अहमियत है। तो इसके साथ कोई इस तरह का नंबर अटैच नहीं है। यानी कि उस एप्लीकेशन में जब भी आपको फैमिली लॉ, सिविल, इमिग्रेशन, कोई भी एप्लीकेशन, रेफ्यूजी की बात करें, जब रेफ्यूजी लॉ का भी आपकी हियरिंग आती है तो पूरा इंस्ट्रक्शंस का एक पेज होता है। आपके पास 10 दिन है हियरिंग से पहले डॉक्यूमेंट जमा कराएं, हियरिंग की डेट फलां है और फलां जगह पे आपने एड्रेस लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई एड्रेस नहीं, कोई यानी कि रूल नहीं। जो जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि समटाइम ऐसा होता है कि आपकी जो प्राइमरी एग्जामिनेशन है पोर्ट ऑफ एंट्री के ऊपर, एयरपोर्ट के ऊपर, वो आज हुई है और आप समझते हैं अगर 30 दिन तक नहीं कुछ आया तो आई एम सेफ। तो आप इस सूरत में ये नहीं कह सकते, बिकॉज इन द मीन वाइल ऑफिसर जो है वो आपके ऊपर पूरे एविडेंस इकट्ठे कर रहा होता है और इंडिकेटर्स इकट्ठे कर रहा होता है, जिसके ऊपर उसने आपके ऊपर ये कदगन लगानी होती है कि आपका ये ट्रैवल जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। और कोई ऐसा लॉ नहीं है जो कि उसको रोके या उसको टाइम बार करे। एग्जैक्टली कि जी ये तो ऑफिसर ने तो डिले कर दिया, अब जी मैं वो चार्टर का सेक्शन 11 बिल आ रहा हूँ, जी जी नहीं ला सकते भाई, डिले वाला चक्कर है ही नहीं, वो जब मर्जी ले आए। तो अब वो एप्लीकेशन का पलंदा आ चुका है और अब तलवार लटक रही है। कभी भी आपको जो बोर्ड है उसकी तरफ से लेटर आ जाएगा कि जी मोहतरम पेश हो जाए, अब आपने अपना केस तैयार करना है। तो ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। अगर आप रेफ्यूजी क्लेमेंट रहे
उसके वजह से आप प्रोटेक्टेड पर्सन बने, उसकी बेस पर आपने परमानेंट रेजिडेंसी ली, तो अब आप मेरी तरफ से एक मशवरा और एक इन्हीं के तनबीह के तौर पर, वार्निंग के तौर पर ये रजिस्टर कर लें बात, जो सुन रहे हैं, और मेरी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी, कि जिस मुल्क में आपको परसिक्यूट किया गया है वहाँ पर मत जाइए। हाँ, जब आप सिटीज़न हो जाते हैं तो आपके पास राइट ऑफ मोबिलिटी है, लेकिन लॉ ये कहता है कि भाई जिस मुल्क से आपको हमने बचाया आप उस मुल्क में मत जाएं। तो मैं बिल्कुल यहीं पर अपनी बात रोकूंगा। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप उस मुल्क में कैसे जाएं, एग्जैक्टली लूप होल्स वाली बात नहीं। जी नहीं, और वो फाइन हो ही जाता है। हाँ जी, जो मैं हमेशा हमारे यहाँ वो टर्म एक यूज़ होती है जुगाड़, वो जुगाड़ 100 में से एक बंदे का लग जाता है और 99% का नहीं लगता, तो इसलिए हमेशा उसको अवॉइड कीजिए। तो बुखारी साहब, आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। यहाँ तक हमने जो पिच और मोमेंटम ऑफ द प्रोग्राम है वो सेट कर लिया। इस स्टेज पर मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहूँगा और फिर यहाँ से हम अगले जो हमारे मदारिज हैं प्रोग्राम के, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहिए, देते हैं एक छोटी सी एक ब्रेक। He can't take me. I'ma cross over and break your ankles. I'm a highlight. Now watch me shine, watch me shine, watch me shine. Ball hard, he can't take me. I'ma cross over and break your ankles. I'm a highlight. Now watch me shine, watch me shine, watch me shine. Now real estate agents are able to incorporate themselves, put the right step forward with proper planning to grow your wealth through your corporation. Call today Zahid Sayed from Uruj Financial. Hi, are you looking perfect window blinds for your home, which can help you to reduce your utility bills, secure your privacy, and protect your furniture from fading by harmful heat from the sun? Sometimes find the right blinds installation company is so hard. We're here to help you. Who can give you the complete custom blinds installation according to your custom designs, quality and colors. Our company Pen & Blinds have professional and trained staff. We are proud to offer the best custom blind services for all types of windows. From design to installation, we take each project with care and getting the job done right the first time. You will be glad to know we only use top quality material and work hard to give you the perfect solution. Visit our showroom to see the live demo in different colors and style, or give us a call for a free estimation. We guarantee you would not regret. Please come to our store and see how many beautiful color we have and enjoy your comfort of life. We have 4 locations and offering free delivery US and Canada wide. Pen & Blinds. Call now at 416-558-3578. Suffering from anxiety, depression, or chronic pain and unable to work? Has your LTD claim been denied? Do not suffer alone. We can help. Alam Law, your trusted disability lawyers. वेलकम बैक नाजरीन। तो बुखारी साहब से बात हो रही थी इस सेशन के ऊपर, या इन सिंपल वर्ड्स हाउ वन कैन लूज हिज स्टेटस, इमिग्रेशन स्टेटस इन कनाडा। तो बात हमारी पहुंची थी कि किस तरह के लोग
अपने स्टेटस को लूज़ कर सकते हैं। वहीं पर मैं समझता हूँ कि ये बात भी इसी स्टेज पर नाज़रीन के साथ शेयर कर देनी चाहिए कि ये सिर्फ जो रिफ्यूजी क्लेमेंट रेज टू परमानेंट प्रोटेक्टेड पर्सन देन रेज टू परमानेंट रेजिडेंट, सिर्फ वही बंदा जो है जेपरडाइज नहीं करता अपने स्टेटस को, बल्कि उसके साथ जो एसोसिएटेड बंदे होते हैं, जो उसकी फैमिली होती है, वो भी इस ज़ुमरे में आ जाती है, क्योंकि बेस उनकी वो फर्स्ट पर्सन होता है। तो इसलिए हमारे देखने वालों को, हमारे सुनने वालों को और हमारे जो इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं लोग, वो जब भी इस वीडियो को देखें तो हमेशा ध्यान में रखें कि वो जब कोई गलती कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ अपने आप को जेपरडाइज नहीं कर रहे होते, दे आर बेसिकली मेकिंग वल्नरेबल देयर होल फैमिली। बिल्कुल ऐसा तो ही इसलिए ये डिमांड करता है कि आप बहुत ज़्यादा मुहतात रहें इस केस में। अच्छा, वहीं पर बुखारी साहब ये भी देखने में आया कि इस हवाले से दो तरह के ग्रुप सामने आते हैं। एक ग्रुप ये कहता है कि ये इनजस्टिस है, और दूसरा ग्रुप ये कहता है कि नहीं, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। बिल्कुल। तो हम इसके ऊपर भी प्रोग्राम के एंड पर आपके कमेंट्स लेंगे, लेकिन मैं ये नाजरीन के साथ में भी ये बात रखना चाह रहा था कि वो कैसा फील करते हैं कि वेदर दिस इज़ इनजस्टिस और दिस इज़ मिस रिप्रेजेंटेशन। तो वो हमें कॉल करके अपने तासुरात हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अगर कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। तो इस स्टेज के ऊपर मैं बुखारी साहब आपसे चाहूँगा कि सिंपल वर्ड्स में आप सेसेशन को कैसे बयान करेंगे? सर, इसमें जो लव सेसेशन है वो एक लॉ के अंदर यूज़ हुआ है जी, और उसके अंदर आपको यानी कि सीज कर जाना, एक चीज़ का रुक जाना, ख़त्म हो जाना जी। तो वो जो गवर्नमेंट है वो आपको जो स्टेटस देती है उनके पास ये इख्तियार है कि वो उसको सीज कर सकते हैं, और वो जिस तरह मैंने आपको प्रोसीजर बताया, दे कैन यूज़ दैट प्रोसीजर, जिसके तहत वो उसको ख़त्म करेंगे। अच्छा, इसमें आपने ये भी बताया, आपने IRCC की बात की और CBSA की बात की, और बहुत ज़्यादा बात आपने की RPD की। अगर इस स्टेज के ऊपर मैं उनके इंडिविजुअल रोल्स आपसे पूछना चाहूँ ताकि हमारे देखने वाले ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ सकें कि किस स्टेज पर क्या एक्शन होता है, उसका रोल क्या है उस इदारे का, और वो चूंकि वो जो बात थी कि आप 30 डेज़ या 60 डेज़ को जहन में रख कर ये ना कहें कि अगर नहीं आपको कोई लेटर आया, कोई फॉलोअप नहीं हुआ तो देन यू आर सेफ, क्योंकि वो प्रोसेस चल रहा होता है, बिकॉज इसमें 3-4 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, IRCC और CBSA और RPD या IRB। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि इनका रोल क्या होता है। ज़रूर। इसमें सबसे पहले जिस शख्स के ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग लाई गई है जी, अब इसमें मैं जो ग्राउंड्स हैं हमने भी एक कवर किया जी, तो आपका जवाब मैं देना चाहूँगा, मैं 2 और ग्राउंड्स जो हैं उनको पे थोड़ा सा टच कर लूँ कि वो भी बहुत कॉमन है। इसमें गवर्नमेंट के पास इख्तियार है। अब गवर्नमेंट जब मैं कहता हूँ तो गवर्नमेंट का कोई भी कंसर्न्ड इदारा जी, ये जो मैंने तीनों जो कि आपने नाम लिए, CBSA बॉर्डर एजेंसी है जो आपको मिलती है बॉर्डर के ऊपर जी, वो बेशक आप इनलैंड आइए या बाय एयर आइए, आपको CBSA से मिलना पड़ेगा जी। और उन्होंने देखा कि जी आप तो पाकिस्तान गए थे जबकि आपके पास रिफ्यूजी था, उसके बाद आपने उसी मुल्क में वापस गए, तो उनके पास एक ग्राउंड आया जी, आपके खिलाफ ये एप्लीकेशन लाने का, सेसेशन की जी, तो वो बन गई पार्टी जी। अब एक और सिनेरियो है, फ़र्ज़ करें किसी ने रेफ्यूजी क्लेम किया जी, और उसमें उसने डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया जी। अब किसी ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट की, वेरी गुड, मैं इसका अलग से भी सवाल था लेकिन आपने बड़ा अच्छा पॉइंट, मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि वो हाँ नहीं आप अपने उससे चलिए, सिलसिला बन जाए ताकि आप जो आप इसमें बयान करते जाएंगे, मैं अगले सवालों में से वो पार्ट स्किप करता जाऊंगा, या चलिए अगर हम रिवाइज भी करेंगे तो हमारे नाज़रीन के साथ ज़रा बेहतर तरीके से जो है वो नॉलेज उनके पास, क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन मैं जितना आसान हो सकता है, नहीं मैं देख रहा हूँ आप माशाल्लाह बड़ी कोशिश, वो हम बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आप दूसरी एग्जांपल मैंने दी और बड़ी कॉमन एग्जांपल, क्योंकि ये शिकायत करने का रिवाज है जी जी, ठीक है। तो उसमें किसी ने देखा किसी का रेफ्यूजी क्लेम हुआ और उसके पास उसके हाथ में कोई पीस ऑफ एविडेंस है जी, जो ये प्रूव करता है कि इनका क्लेम गलत था जी, तो उन्होंने उस प्रूफ को इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, अब IRCC होगा जी, क्योंकि आप बॉर्डर एजेंसी नहीं है, तो IRCC के डायरेक्ट कॉल्स हैं, वो
दे आर लाइक और वो प्रमोट करते हैं कि इफ समबडी हैव मिसयूज्ड द सिस्टम आप हमें बताइए, यू कैन रिपोर्ट अस, उनको रिपोर्ट कीजिए। तो उनकी रिपोर्टिंग की प्रॉपर एक लाइन है और वहाँ पे उनका फ़ोन नंबर है, ईमेल है, वेब फॉर्म बना हुआ है कि जी हमें यहाँ से आप अप्रोच कीजिए, आपका नाम नहीं आएगा और हम खुद इन्वेस्टिगेट करके देखेंगे कि क्या हम ये एप्लीकेशन ला सकते हैं या नहीं। जी तो उस सूरत में भी अगर उनको लगा कि जी ये जो नया एविडेंस आया है और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसीडिंग ये इतनी ख़तरनाक है जी कि ये आपकी सिटीजनशिप भी कैंसिल कर सकती है। आप समझते हैं कि जी अब मैं सिटीजन हो गया, अब तो मेरा Now I'm safe, कोई बाल पर इस तरह की कोई कहानी नहीं, इस तरह की कोई कहानी नहीं। और ये मैं बताता चलूँ कि सिर्फ एक ग्राउंड जो आपकी सिटीजनशिप कैंसिल कर सकता है जी, लेकिन इसमें मैं ये बताता चलूँ कि ये सिर्फ उनके लिए है जो कि नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स, नेचुरलाइज्ड जो बने, जैसे मैं और आप हैं, जैसे मैं और आप, हम इमिग्रेंट आए जी और हम उसके बाद सिटीजन हो गए जी, तो हम हैं नेचुरलाइज सिटीजन, हम नेचुरल बोर्न सिटीजन्स। हमारे बच्चे जो हैं यहाँ पर जिनकी पैदाइश हुई है उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो तो पैदाइश ही उनकी यहाँ पे है। या ज़्यादा सिंपली हम फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में भी तखसीस कर सकते हैं, तो ये जो तलवार लटक रही है जी जी, ये फर्स्ट जनरेशन के ऊपर लटक रही है एग्जैक्टली कि जी अगर तो आपने क्लेम ही मिसरिप्रेजेंट करके फ्रॉड करके जी अपना क्लेम एक्सेप्ट करवाया जी, आपने जो है वो मिसरिप्रेजेंट किया और आपने सिस्टम को अब्यूज़ किया जी, तो गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि अंडर सिटीजनशिप एक्ट वो पीआर तो दूर की बात, वो तो खैर इस प्रोसीडिंग के अंदर उड़ सकता है जी जी, आपकी सिटीजनशिप भी जो है वो कैंसिल हो सकती है एंड देन यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री ऑफ ओरिजिन जी, जिसकी हो सकता है कि आप सिटीजनशिप लूज कर चुके हो। जी, जैसे अब इंडिया की सूरत में अब हम डिस्कस कर रहे थे जी, जी, प्रोग्राम से जी, पहले कि पाकिस्तान तो आपको ड्यूअल नेशनलिटी देता है, जी, जी, इंडिया नहीं देता। जी, तो जो इंडियन सिटीजन्स हो चुके हैं कनाडा के वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप को कैंसिल करके यहाँ पर आए, तो अब वो उनका कहाँ वो इनके खड़े होंगे, इट्स गोइंग टू बी वेरी टेरेबल फॉर देम एंड फॉर देयर होल फैमिली। तो ये प्रोसीजर है। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ, पार्टीज कौन? एप्लीकेंट हमेशा गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, उसका कंसर्न डिपार्टमेंट कोई भी हो सकता है जिसके पास एविडेंस है और जो एप्लीकेंट एग्जैक्टली बड़ी अच्छी बात की, वो आईआरसीसी भी हो सकता है और वो सीबीएसए भी हो सकता है। अब इसी तरह जैसे टैक्स की सूरत में जो है ना वो सीआरए, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिनकी जो आपके खिलाफ प्रोसीडिंग लाना चाहता है। बल्कि यही मैं शेयर करता चलूँ कि अब सीआरए और इमिग्रेशन भी आपस में अगर आप देखिए जो एप्लीकेशन है वो आपसे कॉन्सेंट ले लेते हैं कि हम आपकी इन्फॉर्मेशन जो आप इसमें लिख रहे हैं ये हम उनसे ले सकते हैं। तो ये सारे इंटरलिंक्ड हैं, इंटरलिंक्ड हो चुके हैं और वो अपने आप को टू यानी कि मेक द सिस्टम एज क्लीन एज पॉसिबल अब्यूजेस को रोकने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है अलीम भाई कि अब्यूजेस बहुत ज़्यादा हुए और आज भी हो रही है। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को जितना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है, कोशिश कर रही है प्रोटेक्ट करने की। बल्कि मैं अक्सर इस तरह की सिचुएशन के ऊपर एक जुमला कहता होता हूँ कि इल जीनियस ऑलवेज अहेड ऑफ गुड जीनियस। राइट। तो जैसे जैसे सिस्टम इम्प्रूव होता जा रहा होता है, क्योंकि सिस्टम में गुड फेथ मेंटालिटी के साथ होता है, तो वो उतना शायद इल स्मार्ट नहीं हो सकता जितना इल स्मार्ट बंदा इल होता है। बहुत अच्छी आपने बात की कि देखें ये सिस्टम इतना आपके लिए शफाफ है कि वो ये आपको जब आप रिफ्यूजी क्लेम लाते हैं तो उसमें जो जो आपने बेसिस ऑफ क्लेम फॉर्म में लिखा इट इज़ प्रिज्यूम्ड ट्रू। एग्जैक्टली, ये कितनी बड़ी बात है, बड़ी बात है कि आपकी जो बात आपने जमा करवाई उस सब को वो प्रिज्यूम कर रहे हैं ट्रू अनलेस दे फाइंड समथिंग टू द कॉन्ट्ररी, कि जी नहीं आपसे टेस्टिमनी के दौरान कोई ऐसी बात निकल गई जो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे आ गई। एग्जैक्टली। तो अनलेस कि वो ऐसी कोई बात ना निकले, एज लॉन्ग एज आपका बोनाफाइड केस है तो वो और मैं समझता हूँ ये द होल क्रेडिट गोज टू कनाडा एंड गवर्नमेंट के जिन्होंने ये सिस्टम बनाया हुआ है कि आप देखिए कि सचमुच मैं आप अगर किसी ट्रबल में है तो, और बिल्कुल हम फॉरेन नेशनल हैं, तो ये कंट्री आपको पूरा ओन कर लेता है एंड आई रियली अप्रिशिएट। बिल्कुल, तो इतना शफाफ सिस्टम है, उसमें ऑब्वियसली लूप होल्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो हम एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन ऑन इट्स फेस आप खुद माशाल्लाह प्रोफेशनल हैं इस फील्ड में, बहुत ही ज़्यादा अगर आपका बोनाफाइड केस है देयर इज़ नो वे कि आपको प्रॉब्लम होगी। आराम से आपका सारा कुछ हो जाएगा और आप सिटीजन हो के आपको पूरे एक उन्होंने प्रोसीजर बता दिया और आपको उस तरह जहन में कोई तशवीश भी नहीं रखनी होगी कि आपने कुछ गलत कहा हुआ है, कुछ गलत कहा हुआ है।
तो अब आपने पार्टीज़ की बात पे दोबारा आता हूँ, तो एप्लीकेंट तो हो गई गवर्नमेंट जी, आप हो गए रिस्पोंडेंट जी, जिनके खिलाफ वो कार्रवाई जी, लाई गई है, और जो डिसाइडिंग ट्रिब्यूनल है जी, वो होगा इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड IRB। जी, और बात चाहता हूँ जी, नो प्रॉब्लम, उनका जो रिफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीज़न, क्योंकि IRB के 2 डिवीजन हैं, रिफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीज़न और इमिग्रेशन डिवीज़न। तो इनका जो रिफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीज़न, क्योंकि मैटर रिफ्यूजी का है, तो वो वहाँ पर जाएगा। सही। और दे विल डिसाइड कि उन्होंने आपका एविडेंस जो है वो सफिशिएंट है जी, तो उसमें अब आपके जो लॉयर हैं उनका काम बहुत सिग्निफिकेंट है जी, कि जिन्होंने आपको डिफेंड करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। कुछ हैं ऐसे लीगल मामलात। एक केस मैं डिस्कस करना चाहूँगा अपना, अगर आप टाइम दें। जी, जी, ज़रूर। तो उसमें ये हुआ कि एक नेपाल के सिटीज़न थे, जी, जी, और नेपाल के सिटीज़न यहाँ पर आए और उन्होंने आकर रेफ्यूजी क्लेम किया और वो एक्सेप्ट हुआ। जी, उनको पासपोर्ट मिला और वो फ़ौरन नेपाल चले गए। जी, और वो उसी शहर में चले गए जहाँ से उनको ख़तरा उन्होंने शो किया हुआ। जी, जी। तो वो वापस आए, वो 4 चक्कर लगा चुके थे और उससे पहले उनको 4 चक्कर में कभी उनको पकड़ा नहीं गया, आखिरी चक्कर में उनको। तो नाजरीन, ये बुखारी साहब ने बहुत ही अच्छी बात की है। आप इस बात पर गौर कीजिए कि वो पहले चक्कर में नहीं, वो 4 चक्कर पहले लगा चुके हुए थे। करेक्ट। और 5th चक्कर में उनको नोटिस किया किसी ने जी, और फिर अगली कहानी हम बुखारी साहब से सुनते हैं। बिल्कुल। और ये बिल्कुल आपने अच्छा किया ये बात कि कई हो सकता है कि आप आते जाते रहे, नो प्रॉब्लम, और आप उसको बिल्कुल रिलैक्स फील करें। मुझे तो कोई मसला ही नहीं हुआ। मैं बुखारी साहब, लोग मुझे या आपका भी एक्सपीरियंस होगा, वो कहेंगे नहीं जी आप गलत कह रहे हैं, वो फलाना बंदा तो अभी होकर आया, उसको तो नहीं उन्होंने पूछा। आपके कहेंगे मैं आया हूँ, एग्जैक्टली, मेरा रिफ्यूजी था, मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है जी, मैं तो आइए ठप्पे देख लें। जी, जी। तो अब आप क्या करेंगे? एग्जैक्टली। लेकिन ये चीज़ें आप भूल जाते हैं कि वो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। एग्जैक्टली। अगर आप उस स्टेज पर नहीं कि आप बच गए, जी, जी, और आपको CPSA ने उसका नोटिस नहीं लिया या आपको जाने दिया। अच्छा, मुझे बुखारी साहब यहाँ ना ज़्यादा उन लोगों के साथ मेरा एहसास बिल्ड होता है कि जो चले गलती कर रहा है वो तो कर रहा है, चलें वो तो कभी भी देखें, गॉड ब्लेस हिम, कि वो कभी काबू ना आए। जी, जी। लेकिन वो जो इस बात को प्रमोट कर रहा होता है और प्रमोटिंग टू लाइक मे बी 100 डिफरेंट पीपल, करेक्ट, तो वो जो उसको स्प्रेड कर रहा हो, जैसे कोविड हम क्या कहते हैं कि आप घर पर रहें जी, आप अपने सीक्रेट्स को अपने पास रखें जी, ताकि आप सेफ रहें। करेक्ट। ऐसे ही ये बात भी ऐसी है कि जो आदमी कोई बाहर हो आता है वो फिर 100 लोगों को स्प्रेड कर रहा होता है, और वो 100 लोग भी बेसिकली प्रिपेयर कर रहे होते हैं उसी वल्नरेबिलिटी का शिकार होने के लिए। हमारी कम्युनिटी का ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी, और मैं अपनी ऑन एयर अपनी कम्युनिटी से ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह मत किया करें, क्योंकि आप इस तरह किसी की ज़िंदगी ख़राब करेंगे। एग्जैक्टली। किसी को आप प्रॉब्लम में डालेंगे। और इमिग्रेशन ना, पॉलिटिक्स, रिलीजन, और यहाँ आके मैंने देखा इमिग्रेशन भी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर आदमी जो किसी एक क्लास में से जिसका एक्सपीरियंस होता है ना, वो समझता है कि वो अब सारी क्लासेस का एक्सपर्ट हो गया हो। ऐसा ही है। तो इस तरीके से भी वो लोगों को बड़ा ना नेगेटिवली मेलाइन करते हैं खास तौर पे डू मिस्टेक। खास तौर पे मैं उन लोगों से ये बात करना चाहता हूँ जिनको कम्युनिटी में सुना जाता है, जो लोग कम्युनिटी में प्रोमिनेंट हैं, जी, जी, ताल्लुकात ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि जब आपके मुंह से कोई बात निकलेगी तो वो असर लेगी डेफिनेटली, और लोग अफेक्ट होंगे डायरेक्टली। तो मत कीजिए। जो लीगल प्रोफेशनल है उससे मशवरा कीजिए, और आजकल मशवरा इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लॉयर्स आपको कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स देंगे, कंसल्टेंट्स देंगे विदाउट चार्जिंग यू अ पेनी। तो आप एक प्रोफेशनल से बात, बल्कि वहीं मैं आपसे चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम हमेशा आने वाले मेहमानों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्रोग्राम के हवाले से आप क्या कोई फ्री सर्विस हमारे देखने वालों को दे सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ ये नॉर्म पाई जाती है फ्री असेसमेंट की, फ्री फर्स्ट कंसल्टेशन की, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। बिल्कुल जी, फ्री कंसल्टेशन जो है वो मेरा ऑफिस देता है फॉर 1 आवर, और 1 आवर इज मोर देन इनफ एग्जैक्टली टू लिसन टू योर फैक्ट्स एंड गिव यू अ सोल्यूशन। जी, हम 1 घंटे की फ्री कंसल्टेशन देते हैं, तो आप मुझे जब भी कॉल करेंगे तो। और यही मैं चाहूँगा कि आप दोबारा अपना नंबर, लोकेशन ज़रूर शेयर कीजिए। ज़रूर जी, मेरा नंबर है 4168335760, और लोकेशन है 7700 होरोंटारियो स्ट्रीट, ब्रैम्पटन, यूनिट 410। जी बुखारी साहब, तो हमारी बात चल रही थी मुख्तलिफ रीजंस के ऊपर, मुख्तलिफ ग्राउंड्स के ऊपर जो आपको लीड कर सकती हैं टू सेसेशन, जिसमें आपने वॉलंटरली गॉन बैक की बात हमने की। इसी तरह एक गेटिंग अ पासपोर्ट होता है,
जी। अब गेटिंग अ पासपोर्ट जो है वो एक सिंपल फिनोमिनन है और वो आप यहाँ भी ले सकते हैं। राइट। हाउ गेटिंग अ पासपोर्ट कैन लीड टू सिसेशन, क्योंकि अक्सर लोग इसको बिल्कुल इस एस्पेक्ट को वैल्यू ही नहीं देते। वो क्या करते हैं, एक बड़ा कॉमन नॉर्म है जी कि जैसे ही आपका परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस आपको मिला, जी जी, फौरन से पहले आप अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन की एम्बेसी में गए जी जी, और आपने पासपोर्ट की एप्लीकेशन डाल दी और आपको वो पासपोर्ट आपने अप्लाई किया और आपको मिल गया। अब सेसेशन का एक ग्राउंड है जी कि अगर आपने जिस कंट्री ऑफ ओरिजिन से आपने परसिक्यूशन शो की, अगर आपने उसका पासपोर्ट अप्लाई किया, जी, इसका मतलब ये है कि आप उसी कंट्री की प्रोटेक्शन, उसके प्रिविलेजेस यूज करना चाह रहे हैं, बहुत और अच्छा उसकी पॉइंट प्रोटेक्शन में जाना चाह रहे हैं। जी। लेकिन अब यहाँ पे मैं अपने केस की तरफ आऊँगा जी, जबरदस्त दोबारा। जी, नेपाल के सिटीजन की मैं आपको बात बता रहा था, जिन्होंने 4 चक्कर लगाए जी जी, और उनसे पूछा गया भाई क्यों जा रहे हो, क्योंकि उन्होंने भी इसी तरह पासपोर्ट बनवाया जी जी, और वो चले गए, क्योंकि पासपोर्ट तो चाहिए आपको, तो कौन देगा, कनाडा का सिटीजनशिप के बाद मिलेगा, जी, वो 3, 4, 5 साल का प्रोसीजर है और आप अभी ट्रैवल करना चाहते हैं, जी, तो द ओनली पासपोर्ट यू कैन गेट इज फ्रॉम योर कंट्री ऑफ ओरिजिन, जी, जो कि आपको देगा बिकॉज यूर स्टिल अ सिटीजन। तो आप नेपाली जो थे हमारे क्लाइंट साहब, वो चले गए और जब उनको ये मसला बना तो उन्होंने कहा मेरी माँ बीमार थी, मैं उनका मैं विज़िट कर रहा था, मैं क्या करता। तो उन्होंने कहा नहीं, स्टिल आपने पासपोर्ट बनवाया और आप वहाँ पर आपने ट्रैवल किया, तो आप उस मुल्क की प्रोटेक्शन में चले गए, इसको रीअवेलमेंट कहते हैं जी। यू रीअवेल्ड, आपने दोबारा से अवेल किया, पहले आपने छोड़ी थी जी, हमारे पास प्रोटेक्शन ली, अब आपने रीअवेल करके वापस प्रोटेक्शन ले ली जी। तो ये आर्ग्यूमेंट पेश किया गया जी। तो इसके ऊपर जो लीगल इसका जो एक तोड़ जी निकाला गया और जो कि सक्सेसफुल भी रहा, और इस वक्त ओंटारियो कोर्ट ऑफ अपील में उसकी अपील पेंडिंग है। अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट वो ये हुआ कि लॉ ये कहता है जी कि रीअवेलमेंट उस सूरत में होगी जी जब आपका जो परसिक्यूशन थी जी जी, वो गवर्नमेंट से थी। अब देखें कभी ऐसे रेफ्यूजी क्लेम्स होते हैं कि आपको स्टेट से खतरा होता है पॉलिटिकल बेसिस कि जी मैं फलां पॉलिटिकल पार्टी का हूँ और अब फलां पार्टी मुझे परसिक्यूट कर रही है, तो आपने असाइलम लिया और वही पार्टी गवर्नमेंट में। तो अब लॉ जो जज साहब ने फैसला किया जुडिशल रिव्यू में, क्योंकि आरपीडी ने उनकी परमानेंट रेजिडेंसी उड़ा दी, तो मामला जुडिशल रिव्यू में गया फेडरल कोर्ट में। फेडरल कोर्ट ने ओवरटर्न किया, उन्होंने कहा नहीं, ये उस सूरत में होगा कि जब गवर्नमेंट से आपको ख़तरा हो, लेकिन इनको ख़तरा एक मिलिशिया से था और वो मिलिशिया जो है वो अभी भी ऑपरेट कर रही है, एंड इट इज़ कॉल्ड, जो लीगल टर्म यूज़ होती है, नॉन स्टेट एक्टर। जी जी। अब नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान में भी बहुत है। एग्जैक्टली। जितने भी हमारे जो परसिक्यूशन कर रही हैं इस टाइम, इंतहा पसंद मजहबी जमातें हैं, उसके अलावा कुछ नेशनलिस्ट जमातें हैं सिंध में, बलूचिस्तान में, जो कि आज़ादी चाहती हैं, तो दे आर नॉन स्टेट एक्टर्स। तो इसी तरह नेपाल में वो एक मिलिशिया थी जो कि आज़ादी चाहती थी, तो उसमें जुडिशल फेडरल कोर्ट ने इनका बहाल कर दिया पीआर कि नहीं, क्योंकि वो अभी भी वो रीअवेलमेंट नहीं है, क्योंकि स्टेट प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, पहले भी नहीं दी, क्योंकि उनको वो नहीं खत्म कर सके। तो ये अब ये एक लीगल बहस अलहदा है। हाँ, और ये डिपेंड करता है केस बाय केस। कुछ केसेस में शायद ये जस्टिफिकेशन हो और कुछ केसेस में शायद ये जस्टिफिकेशन ना हो। बल्कि अभी इसका भी फैसला जब आएगा तो पता चलेगा। जब ओंटारियो कोर्ट ऑफ अपील उसका डिसीजन दे देगी तो लॉ एस्टैब्लिश हो जाएगा कि क्या ये आर्गुमेंट भी वैलिड है। एग्जैक्टली। हो सकता है कि ये वैलिड ना रहे। एग्जैक्टली। तो फिर जब भी जाएंगे तो रीअवेलमेंट तो वो, हाँ बिल्कुल, और आपका सेसेशन की एप्लीकेशन आ जाएगी। बिल्कुल, आपने सही, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किया। इसी तरह एक ग्राउंड ये भी हो सकती है कि अगर आप पाकिस्तान की, तो चलें, हम चूँकि पाकिस्तान से इसलिए बार बार पाकिस्तान आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के तमाम रिफ्यूजीज़ जो हमने कहा कि 64,000 आए 2009 में, वो सारे पाकिस्तान से ही थे। दुनिया के बहुत सारे ममालिक, जैसे आपने कहा कि स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर, तो नॉन स्टेट एक्टर्स हर कंट्री के अंदर पाए जाते हैं जी तकरीबन, और अफ्रीका और इंडिया और पाकिस्तान, थर्ड वर्ल्ड में ज़्यादा है, थर्ड वर्ल्ड के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम इतने प्योरीफाइड स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो वहाँ ये इशू ज़्यादा है। तो अगर एक आदमी यहाँ पर
स्टेटस लेने के बाद किसी और कंट्री की भी, फॉर एग्जांपल वो पाकिस्तान की तो छोड़ देता है या इंडिया की छोड़ देता है, लेकिन अगर वो कनाडा की इसके साथ अमेरिका की भी ले लेता है या ऑस्ट्रेलिया की भी ले लेता है तो उससे भी उसकी ग्राउंड जेपरडाइज हो जाती है। इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? वैसे तो मैंने बड़ा इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी तक मेरे नॉलेज में या एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं, लेकिन ये मैंने चूंकि मैं तैयारी करके आपका अपनी रिसर्च माशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप किसी थर्ड कंट्री की भी नेशनैलिटी ले लेते हैं तो आपके पास एक और सेफ कंट्री आ गया, सेफ कंट्री, ओके, तो उसकी वजह से भी आप खुद को जेपरडाइज कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत, क्यों आपने मेरी नॉलेज में इजाफा, और ये बहुत कम देखने में आया। मेरी नज़र में सिर्फ एक केस ऐसा रेयर है। जी जी, बहुत रेयर, और इसी वजह से ज़्यादा नॉलेज नहीं है। एग्जैक्टली, इट्स वेरी रेयर, क्योंकि वो लोग जब एक कोई मिल जाती है तो वो फिर वहीं सेटल हो जाते हैं। राइट, तो मेरी नज़र से एक केस गुजरा। इसी तरह आप जो है वो अपने खुद ही छोड़कर चले जाते हैं, आप खुद ही रीस्टैब्लिश, मेरे ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, आप मेरे जानने वाले हैं बिल्कुल, जो यहाँ रहे उन्होंने कुछ अर्सा देखा और फिर वो वापस चले गए। हाँ, उनसे उन्होंने नहीं यानी कि रहना चाहा, एग्जैक्टली, और उन्होंने कहा जी हमें पासपोर्ट वापस दे दें, हमारा क्लेम आप खत्म करें, अबैंडन किया, विदड्रॉ किया रिफ्यूजी क्लेम, और अपने उसी कंट्री में वापस चले गए। अच्छा, अगर यहीं पर मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई अपना केस अबैंडन कर ले तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज दोबारा कनाडा में हो सकती हैं? बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज जब आप रिफ्यूजी क्लेम डालते हैं तो अब आप, एक पार्टी है गवर्नमेंट और एक पार्टी है आपका ट्रिब्यूनल जी, ठीक है, आपके पास एक राइट है कि आपको सुना जाए और ट्रिब्यूनल आपका फैसला करे, तो वो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी नहीं आपसे खुश होती जी इस बात पर कि जी आप तो विजिटर आए थे जी, तो ये आपने क्या किया, आपने परमानेंट इंटेंशन शो कर दी, तो आपने कंडीशन ब्रीच की जी, अपने विजिटर वीज़ा की। इसी तरह स्टूडेंट वीज़ा, इसी तरह आप जब बॉर्डर से आते हैं जी, तो इनको आप अच्छे नहीं लगते जी जी, बड़ी मैं ऑनेस्ट क्लियर कि मेरा पर्सनल यानी कि एक क्लाइंट के हवाले से मैं बॉर्डर पे गया और बॉर्डर एजेंसी के लोगों ने क्लेम प्रोसेस कर रहे थे, तो मेरे साथ जो उनका एटीट्यूड था वो लिटरली हॉस्टाइल था जी जी गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, और इस पे काफ़ी लॉयर्स भी ये बात करते हैं कि भाई ये इस तरह क्यों करते हैं, क्योंकि आप उनका काम बढ़ा रहे हैं, दूसरा ये कि आप अपनी जी जी इर्रेगुलर एंट्री कर रहे हैं, या आप यू आर नॉट सपोज टू। हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि जी हमारे वीज़े के प्रोसीजर बने हुए हैं जी जी, आप उनको फॉलो करें और आ जाए, लेकिन आपने एक बीच में शॉर्टकट इख्तियार किया तो गवर्नमेंट इज़ नेवर हैप्पी। इसलिए जब आप रिफ्यूजी क्लेम डालते हैं तो पहला जो उसका जो स्क्रीनिंग है जो गवर्नमेंट करती है उसमें वो आपसे एक वॉलंटरी सिग्नेचर लेती है कि अगर आपका रेफ्यूजी क्लेम रिजेक्ट हुआ हम आपके डेपुटेशन प्रोसीडिंग लाएंगे जी 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 बिल्कुल, तो हम तो आपको डिपोर्ट करेंगे जी, बल्कि वो रिमूवल ऑर्डर आपका अनएनफोर्स आपके एप्लीकेशन का हिस्सा होता है, वो बन चुका होता है, लेकिन वो सस्पेंड कर देते हैं, तो कहते हैं हम इसको इन्फोर्स कर देंगे। इसलिए जैसे ही रिफ्यूजी क्लेम रिजेक्ट होता है फौरन से पहले आप जुडिशियल रिव्यू के लिए आपने प्रोग्राम किया माशाल्लाह, जुडिशियल रिव्यू के ऊपर मेरे बड़े अच्छे दोस्त परवेज साहब आए हुए थे जी, तो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आप मोशन टू स्टे लाते हैं जी जी, वो ये होता है कि आप क्लाइंट्स हमें कॉल करते हैं कि जी बुखारी साहब हमारा रेफ्यूजी क्लेम रिजेक्ट हो गया, अपील हम कर नहीं सकते जी, अब जुडिशियल रिव्यू करना है लेकिन हमें डेपुटेशन की धमकियां दी जा रही है, तो अब सिर्फ जुडिशियल रिव्यू फाइल करना काफ़ी नहीं है जी, हमें साथ ही मोशन टू स्टे डेपुटेशन लाना होता है कि जी इनको डिपोर्ट भी मत किया जाए, और हमें जज को सेटिस्फाई करना होता है कि वाई शुड दे नॉट बी डिपोर्टेड। और वहीं मैं बुखारी साहब ने एक ऐसे पॉइंट पर लाकर खड़ा किया जहां मैं अपने नाजरीन के साथ शेयर करना चाहता हूं कि बाज़ केसेस में बाज़ रेमेडीज़ के अंदर आपको स्टे इटसेल्फ मिल जाता है जी, लेकिन बाज़ केसेस के अंदर आपको स्टे भी फाइल करना पड़ता है। तो बुखारी साहब उसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि जुडिशियल रिव्यू के अंदर आपको अपनी मोशन अपने केस के हवाले से तो लेकर जानी होती है, लेकिन आपको स्टे भी अप्लाई करना पड़ता है। जब आप अपील फाइल करते हैं, अब कुछ केसेस में आपको अपील का राइट नहीं मिलता जी, इफ योर क्लेम इज फाउंड टू हैव नो क्रेडिबल बेसिस, वो आपका अगर वो एक नोट सिर्फ एक लाइन लिख दें मेंबर साहब या मेंबर साहिबा, तो आपको अपील का राइट खत्म जी, अब आपने सिर्फ जुडिशियल रिव्यू करना जी, लेकिन अगर आपको अपील का राइट मिला तो उसमें आपका डेपुटेशन नहीं होगा सही। लेकिन अगर वो नहीं है, जुडिशियल रिव्यू की एप्लीकेशन इटसेल्फ इज नॉट इनफ, यू हैव टू फाइल मोशन टू स्टे, वो फाइल करेंगे, जज को मनाएंगे, तो आपका
डेपुटेशन रुकेगी, वरना गवर्नमेंट तो हमेशा चाहेगी कि आप डिपोर्ट हो जाएं। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बुखारी साहब, अभी तक हम वॉलंटरी गॉन बैक, गेटिंग पासपोर्ट, अवेलिंग सिटीजनशिप ऑफ अ न्यू कंट्री और वॉलंटरली रीस्टैब्लिशिंग इन योर बैक होम कंट्री, और आखिरी है कि अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर आपके कंट्री की कंडीशंस ही चेंज हो गई, जिन कंडीशंस के ज़ेरे साया आपने यहाँ पर प्रोटेक्शन अवेल की थी, वो कंडीशंस चेंज हो गई, तो उसकी वजह से भी आपका वो गवर्नमेंट जो है वो एक एप्लीकेशन ला सकती है ऑब्जेक्टिव एविडेंस के ऊपर कि जी वो कंडीशन अब वो नहीं रही जो इनको परसिक्यूट कर रही थी। जैसे आपने कहा मुझे फलां पार्टी से खतरा है, वो चेंज हो गई, वो चेंज हो गई, तो आपके वो ग्राउंड्स खत्म हो गए, या जंग लगी हुई थी, जंग खत्म हो गई। जी जी। तो इस हवाले से हम जिस स्टेज के ऊपर पहुँचे हैं प्रोग्राम के, वहाँ पर मैं आपके सामने 4-5 टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करता हूँ, ताकि मेरा मतलब है बुखारी साहब कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो क्रक्स ऑफ द डिस्कशन जो है ना वो लोगों तक पहुँच जाए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो री अवेलमेंट, री एक्विजिशन, अब आपने ये खुद गूगल करना है और हमारी गुफ्तगू के साथ इन लफ्ज़ों को रिलेट करना है आपने कि री अवेलमेंट, एक्विजिशन, एक्विजिशन ऑफ अ न्यू कंट्री, न्यू नेशनैलिटी, रीस्टैब्लिशमेंट और रीजंस जो चेंज हो चुकी हों आप जिनके अगेंस्ट आपने प्रोटेक्शन ली थी। तो ये 4-5 ऐसी ग्राउंड्स हैं, आपने इनको ज़रूर गूगल करना है और उनको समझने की कोशिश करनी है। पर्टिकुलरली इन जार्गन्स को आपने हमारी पिछली जो गुफ्तगू है उसके साथ अटैच करके देखना है, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये वो तमाम ग्राउंड्स हैं जो आपके स्टेटस को जेपरडाइज कर सकती हैं। अच्छा, अब बुखारी साहब आप ये बताइए कि आपने थोड़ा सा तज़किरा भी किया है, एक आपने एस्पेक्ट किया था, दूसरे एस्पेक्ट भी हम इसको करने की कोशिश करते हैं, IRCC को या CBSA को और क्या रीज़न हैं जिससे पता चलता है कि आपने मिस रिप्रेजेंटेशन की हुई है। एक तो आपने कहा कि जो हमारे अक्सर देखने में आता है और हमें फील होता है कि शायद ये बड़ी रीज़न हो सकती है कि आप अपने केसेस को लोगों के साथ शेयर करते हैं वंस दे आर योर फ्रेंड्स, और यहाँ पर पॉलिटिक्स में भी कोई सच ने कभी सच, आज का सच और है और कल का सच और है, इसी तरह आपकी दोस्तियों के अंदर भी ऐसा ही होता है। और किसी स्टेज के ऊपर वो जो बंदा जिसको आपने सच समझकर अपने सीक्रेट्स बताए होते हैं, वो जब आपका दोस्त नहीं रहता तो देन ट्राई टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। इसके अलावा और बुखारी साहब आप क्या समझते कि क्या मुख्तलिफ आस्पेक्ट हो सकते हैं ताकि हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा आइडिया हो सके? इस पर मैं एक बात करता चलूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये है कि IRB के रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, जिसकी वजह से क्योंकि हज़ारों केसेस वो डिसाइड करते हैं। जी जी। तो जो डॉक्यूमेंट आपने जमा करवाया, जी, अब उसमें जो बड़े कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी FIRs हैं। जी, FIRs हैं, उसके अलावा आपके कोई किसी इदारे से कोई डॉक्यूमेंट ऑफिशियल निकला हुआ है, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट। अब ये सर्टिफिकेट्स आपने IRB को जमा करवाए। रूल्स ये कहते हैं कि जी आपने कॉपी हमें दे देनी है हेयरिंग से 10 दिन पहले, और हेयरिंग के ऊपर आपने ओरिजिनल लाने। अब आपने फ़र्ज़ करें वो डॉक्यूमेंट्स फेक बनवाए, और अब वो फेक डॉक्यूमेंट्स बन के आपके पास आए, आपके केस में शामिल हुए, और मेजॉरिटी केसेस में तो कोई वेरिफिकेशन नहीं होती जी, क्योंकि IRB के रिसोर्सेज मैंने बताया वो हर केस को वेरिफिकेशन, एक एक डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन। और फिर वही मैं सिस्टम की अच्छाई की बात करूंगा कि जो आप कहते हैं वो उसको मनो अन मान लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको उन्होंने प्रिज्यूम किया हुआ है कि आप सच बोल रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट्स आप ठीक लाए। तो एक ऐसा हुआ है और ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन भेज दिया जाए। सही, अगर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया गया जी, और वो फेक निकला, और ऐसा हो चुका है कि स्पेशली FIRs, क्योंकि वो सिर्फ एक पेपर के ऊपर वो निकाल कर और वो एक उनके रिसोर्सेज होते हैं, वो जाली बनवा लेते हैं, और जिस तरह से भी वो फोर्ज करके वो डॉक्यूमेंट आपको मिल जाता है। तो जब वो ओरिजिनल थाने में SHO साहब के पास पेश होता है तो उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। तो SHO साहब कहते हैं नो, इट्स नॉट अ जेन्युइन FIR, राइट, दिस इज मिसरिप्रेजेंटेशन, आपने फ्रॉड किया है। तो वो भी आपकी चीज़ को जेपरडाइज कर सकती है। हो सकता है कि आपका केस हो जाए। जो मिनिस्ट्री है वो आपका केस तो ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया, अब मिनिस्ट्री के पास एक राइट है इंटरवीन करने का। जी जी बिल्कुल, कि जी हम नहीं चाहते कि इनको आप
प्रोटेक्टेड पर्सन का स्टेटस थे या कल को पीआर मिले, जी। उसकी वजह ये है हम उनको सवाल जवाब करना चाहते हैं। उनके पास कुछ ग्राउंड्स होते हैं, बिल्कुल कुछ होता है उनके हाथ में, वो आपको डिस्क्लोज करते हैं, वो आपको बताते हैं। मतलब अगर आप आरएडी में, अगर हम समझ लें आरपीडी में आपका केस है, तो आपका केस रिजेक्ट हो गया, आपके पास भी अपील का राइट है, और अगर आपका केस एक्सेप्ट हो गया तो जो मिनिस्टर काउंसिल है उसके पास भी राइट का अपील है। एग्जैक्टली। तो ये हमारे नाज़रीन को समझने की अशद ज़रूरत है, और यही जिस पॉइंट की तरफ बुखारी साहब इशारा कर रहे हैं कि जो मिनिस्टर काउंसिल होता है उसके पास सर्टेन ग्राउंड्स होते हैं, और किसी वजह से जो आपका डिसीजन मेकर होता है आरपीडी में वो उनको ओवरलुक कर जाता है। लेकिन मिनिस्टर काउंसिल भी देखिए वो अगले स्टेप पर उसी वक्त जाता है जब उसको भी 100% श्योर होता है कि वो इस जो डिसीजन है उसको ओवरटर्न कर सकते हैं। तो उनके पास कुछ ग्राउंड्स होते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं जिनको लेके वो चलते हैं, और कई रिफ्यूजी हियरिंग्स डबल कॉम्प्लिकेशन इख्तियार कर जाती हैं जब मिनिस्टर काउंसिल इंटरवीन करता है, और अब आपसे सवाल जवाब वो भी कर रहा है और मेंबर साहब भी कर रहे हैं, तो उसने आपने उन दोनों को सेटिस्फाई करना, तो तब जाके फैसला। लेकिन फैसले का इख्तियार अगेन मेंबर साहब के पास है। लेकिन अगर वो आपके हक में दे देते हैं तो मिनिस्टर साहब के पास इख्तियार है कि आपको आगे अपील में ले जाए कि ये एक्सेप्ट हो गया। लेकिन ये बड़ा प्रोसेस एक लंबा है, तो वही बात फिर वही है कि नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, वहीं पर मैं जो मैं ये कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मेरी ज़ाती एक्सपीरियंस और मेरी ज़ाती तशख़ीस के मुताबिक ये है कि कुछ रैंडम रिव्यूज़ कभी कभी आ जाते हैं। आप ऐसे बुरी किस्मत है और आपका नाम जो 10% ऑप्शन होती है रैंडम रिव्यू उसमें आ जाते हैं, और वो पता चलता है कि जी आप तो जो क्लेम कर रहे हैं वो आप हैं ही नहीं। उस लम्हे तो आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम में तो साबित कर दिया चीज़ों को, लेकिन लेटर आप चीज़ों को साबित नहीं कर सके, या आपका फेसबुक प्रोफाइल कुछ और कह रहा होता है, आप अंदर से कुछ और निकल आते हैं, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल कुछ और कह रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको बड़ा केयरफुली गौर करने की ज़रूरत है। और वही जो बुखारी साहब ने कहा है कि अगर आपका नेचुरल क्लेम है और आपके पास जो ट्रू और करेक्ट एविडेंसेस हैं तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल। अदरवाइज जो प्रॉब्लम है वो कभी भी आपका दरवाज़ा नॉक कर सकती है। बिल्कुल। अच्छा, आप बुखारी साहब, अगला क्वेश्चन ये है कि जब कोई शख्स सोच ले के उसको पीआर मिल गया, प्रैक्टिकली उसका मतलब, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये मतलब हमारे नाज़रीन को समझा दें, या जो लोग सुन रहे हैं और इस सफ़ियर के अंदर फॉल कर रहे हैं कि जब वो पासपोर्ट बना के पाकिस्तान जाने लगते हैं तो इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या है। बिल्कुल प्रैक्टिकली जब आप पाकिस्तान, जब रेफ्यूजी क्लेमेंट आप रहे और उसके बाद आप पीआर लेके आप फ़ौरन पाकिस्तान गए तो आपने रिस्क ले लिया। आपने एक रिस्क ले लिया। अब आपके सर पे तलवार लटक रही है। आप जैसे ही वापस आएंगे, अगर तो आपको बॉर्डर एजेंसी का ऑफिसर इस चीज़ को पॉइंट आउट कर ले तो आप समझें कि बिल्कुल एक नया आपने एक चैप्टर ज़िंदगी में अपने खोल दिया कि अब आपने पीआर बचाना है, जो आपने हासिल किया बड़ी मुश्किल से, इतना आपने पैसा लगाकर रिसोर्सेज खर्च करके, इतना टाइम एनर्जी करके अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सब कुछ किया। तो और फिर जैसे जैसे आपका केस आगे जा रहा होता है उसके साथ होप्स आपकी अटैच होती जा रही है, एंड नॉट जस्ट होप्स ऑफ यू, आपके बच्चों की भी, फैमिली की भी, और शायद उसमें फिर लेटर फैमिली आपके एक्सटेंडेड। बिल्कुल 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 पूरा यानी कि एक नेटवर्क इन्वॉल्व हो जाता है। तो खुदारा मैं रिक्वेस्ट मैं तरलों पे आ गया। एग्जैक्टली। और इस प्रोग्राम के हवाले से हम यही देखें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम देखें, मुझे आपके चेहरे से भी लग रहा है कि हम बहुत इनटू हैं इसके अंदर, कि किसी तरीके से जो पॉइंट हम मेक करना चाह रहे हैं वो हमारे देखने वाले समझ जाएं, पहुंच जाए कि ये रिस्क लेने से पहले 100 बार जरूर सोचें कि वो क्या करने जा रहे हैं, और अपने आप को बहुत ज़्यादा मोहतात रखें और ये गलती मत करें। सही। आपने बड़े अच्छे तरीके से, वैसे तो मैंने ये अलग से सवाल लिखे हुए थे कि जो रीअवेलमेंट है, आपने कहा कि उसको वॉलंटरी होनी चाहिए। बिल्कुल, वो लीगल रिक्वायरमेंट है, वो लीगल के आप बाय चॉइस जा रहे हो, खुद जा रहे हैं। इसके अलावा जो है वो एक्चुअल रीअवेलमेंट होनी चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंटेंट ऑफ रीअवेलमेंट। जी एग्जैक्टली। अब ये एक चीज़ है जो कि आप इंटेंशन, जो शायद ग्रे एरिया भी है थोड़ा सा, खासतौर पर पासपोर्ट मैंने बनवाया, और उसके अंदर मैं ये साबित भी हो सकता हूँ रीअवेलमेंट, और नहीं भी साबित हो सकता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो अब आपके अपने लॉयर के साथ बैठकर
केस टू केस बेसिस पे डिस्कस होगा जी, जी, जी। कि क्या लीगल आर्गूमेंट्स आप एक्सटेंड करेंगे अगर ये नौबत खुदा न खास्ता आ जाती है। लेकिन कोशिश करें कि ये नौबत खुदा न खास्ता ना आए। इट्स ऑल अबाउट टाइम। एग्जैक्टली, टाइम गुजारिए, सिटीजनशिप हासिल कीजिए। बुखारी साहब बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त जो है वो टॉपिक भी है, मुश्किल भी है। ये लें, अब हमें कॉल लेनी पड़ेगी। जी ज़रूर। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं और किस शहर से बोल रहे हैं? हेलो जी, कौन सा? आप अपने टीवी की आवाज़ प्लीज़ थोड़ी सी लो कीजिए। अच्छा जी, मैं आपका प्रोग्राम देख रही, बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपका ना मैं नाम पूछ सकता हूँ बहन? हाँ जी, मेरा नाम है लिज, मैं कनाडा में 16 ईयर्स से हूँ। माशाल्लाह। तो क्या पूछना चाहेंगी हमारे साथ? स्कूल टीचर थी इधर। ओके, आज हमारे साथ सिस्टर बैरिस्टर हैं हुसैन बुखारी साहब, और हम जी और हम आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि एक आदमी जिसने एक स्टेटस यहाँ पर ले लिया हुआ है, वो किन वजूहात की बिना पर उस स्टेटस को लूज़ कर सकता है। मैं आपसे बाद में बात करूँगी इसके ऊपर, ठीक है? जी ठीक है जी, मेरा कुछ मसला है। जी ठीक है जी। तो आप हमारे प्रोग्राम में टीवी के ऊपर स्क्रीन पर आप हमारे नंबर देख रही होंगी। मेरा नंबर है 2899907580 और बुखारी साहब का नंबर है 4168335760। चलो, उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया जी। और उन्होंने सही फैसला किया। अगर किसी का कोई केस स्पेसिफिक और पर्सनल इशू है, तो जैसे हम शुरू में कहते हैं बहुत सेंसिटिव नेचर का केस जी, ऑब्वियसली, तो बेहतर है कि आप 1-on-1 डिस्कस करें, ताकि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी और आपके केस की कॉन्फिडेंशियलिटी जो वो कीप की जा सके। बहुत जरूरी। तो बुखारी साहब, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सो कॉम्प्लिकेटेड एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एवरी केस। राइट। अच्छा, इस स्टेज के ऊपर मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा, चूँकि जैसे पहले आपसे बात हुई थी जी कि लॉयर्स जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस के साथ क्लोजली एसोसिएट, आर्काइव हिस्ट्री भी यही है और फ्यूचर भी यही है, बिकॉज आप लॉ मेकिंग और लॉ अंडरस्टैंडिंग या लॉ डीलिंग प्रोफेशन के साथ होते हैं, तो आप लॉ मेकिंग की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, जिसको हम अदर वर्ड्स पॉलिटिक्स कहते हैं, एज वेल एज पब्लिक डीलिंग। एग्जैक्टली। तो इट कम्स नेचुरल। सही। तो मैं आपके प्रोफाइल को देख रहा था, आप जो है वो इमरान खान को भी कहीं मुझे पसंद करते हुए भी नज़र आए जी, और कहीं आपने उनका तनकीदी जायज़ा भी लिया। करेक्ट। और सेम इसी तरह आप कहीं मुझे जस्टिन ट्रूडो साहब को भी पसंद करते हुए नज़र आए और कहीं आपने जो उनका तनकीदी जायज़ा लेते हुए भी नज़र आए। बिल्कुल। तो अब करंटली चूँकि हम दोनों पाकिस्तान से हैं, कोशिश करूँगा कि एक दो अच्छे सवाल आपसे पूछे जाएँ जी बिफोर गेटिंग इनटू फाइनल राउंड ऑफ द प्रोग्राम, कि आप इस स्टेज के ऊपर इमरान खान साहब की बहुत सारी अच्छी बातें होंगी, करेक्ट, बहुत सारी उनकी अच्छी बातें आपको नहीं लगती होंगी एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लॉयर। तो इस पॉइंट से आगे जाते हुए आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? मैं एटलीस्ट चाहूँगा कि 2-3 तो आप ज़रूर बातें उनको सजेस्ट करें। देखें, खान साहब शायद हमारा ये प्रोग्राम देख लें, या उनके जो करीबी लोग हैं वो इस प्रोग्राम को देख लें और आपके जो आइडियाज़ हैं वो उन तक पहुंच जाएं। जी बिल्कुल। और देखें, वो हेड ऑफ स्टेट हैं पाकिस्तान के और बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जी। और हम भी उसी मुल्क के सिटीज़न अभी भी हैं, अभी आर ड्यूअल सिटीजन्स, कनाडा के भी हैं, उधर के भी हैं, तो हमारी मोहब्बत जो है वो यकसा है जी दोनों मुल्कों की, यकीनन। और मैं इमरान खान साहब को इसमें ये कहना चाहूँगा, देखें, पहली बात तो ये है कि आप एक वाहिद लीडर आए हैं जी जी जिनके ऊपर पर्सनली कोई करप्शन किसी किस्म की साबित नहीं होती। आपकी ज़िंदगी बहुत शफाफ है जी। और जिस बीमारी से हमारा मुल्क दो चार है, जो कि करप्शन एंड ऑल दिस प्रॉब्लम्स, हमारे इन्हीं के प्रॉब्लम मेन है ही सबसे बड़ी करप्शन, जिसमें कि अवाम जो है उनको उनका राइट नहीं मिल पाता। और खान साहब का एजेंडा भी तहरीक इंसाफ है, एहतसाब। देखिए, इंसाफ, एहतसाब
और एहसास है, एहसास, अलिफ से शुरू होने वाले सारे उन्होंने अच्छे लफ्ज़ चुने हुए हैं। और जो प्रोमिसेस करके वो आए थे, अगर आप उनकी तकरीरें बिफोर हिम बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर वो देखें तो ही लुक्स लाइक अ वेरी लेजिटिमेट एंड जेन्युइन लीडर। लेकिन जब आप उनकी जो प्रीमियरशिप का दौर देखते हैं तो उसके अंदर कुछ तजाद मिलता है। अब मैं उनको जज नहीं करना चाहता क्योंकि उनकी जो सिचुएशन है वो वही जानते हैं, और जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, पीटीआई की, वो अपनी उनकी जाहिर है उनको एक सोने के प्लेट में मुल्क नहीं मिला, एक प्रॉब्लम से 2-4 मुल्क मिला है, दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो सिर्फ एक गुड गवर्नेंस की वजह से एक ही टेन्योर में गवर्नमेंट की तरक्की की तरफ गामजन हुए। आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज देखें, साउथ कोरिया, आप इवन जर्मनी के लोग बड़ी एग्जांपल देते हैं। जर्मनी की तो सर बहुत बड़ी एग्जांपल है, लेकिन चले जर्मन लोग जो हैं वो एक नेशन है, वो एक वन कौम है, हमारा मुल्क बहुत डिवर्स है। तो ठीक है, उस चीज़ को माइंड में रखें कि वो सिचुएशन हम पे फॉल नहीं करती। लेकिन मलेशिया की एग्जांपल है, साउथ कोरिया की एग्जांपल है, जिन्होंने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ चाइना ले गए। रिसेंटली जो खान साहब के साथ जो मेरा जो मेन क्रिटिसिज्म है वो उनके एटीट्यूड का है बेसिकली। देखें, जस्टिन ट्रूडो साहब अपने घर में किस तरह बिहेव करते हैं उनको पता है, हमें नहीं पता, लेकिन वो एज अ हेड ऑफ स्टेट किस तरह बिहेव करते हैं दैट इम्पैक्ट्स द होल कंट्री एंड द वर्ल्ड। इसी तरह इमरान खान साहब के ऊपर ये चीज़ आती है। अब रिसेंटली जो पाकिस्तान में वाक़या, इतना अलमनाक वाक़या हुआ जो कि हमारी हज़ारा बरादरी को टारगेट किया गया, जो कि जिनको, अब ये एक ऐसा वाक़या नहीं है, अगर आप वैसे इसको देखें 11 कत्ल हुए, 11 कत्ल, ठीक है जी, मुल्क में और कोने में कहीं और कत्ल हो गए, कहीं डाका पड़ गया, कहीं कुछ हो गया। तो आप इस चीज़ को इस तरह कंपेयर ही नहीं कर सकते कि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिनको अब इस टाइम डेकेड्स होने वाले हैं कि जिनको टारगेट इसी परसिक्यूशन से और इस अंदाज से कि जिस तरह से उनको शहीद किया जाता है, वो उनको एक वो बनाने के लिए कि इबरत का निशान और एक टेरराइज करने के लिए पूरी कम्युनिटी को। तो बात ये है कि उस चीज़ को आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आइए, पहली बात तो ये होना नहीं चाहिए था कि उनको ये कहना पड़े कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कनाडा में टेररिज्म का वाक़या कभी भी हुआ है, जो कि हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, तो हमारे हेड ऑफ स्टेट फौरन से पहले न्यूजीलैंड की बड़ी रोशन मिसाल है, उसको तो आम कंपेयर किया जा रहा है कि जो न्यूजीलैंड में एक वाक़या हुआ और फौरन से पहले, चलें जी अब हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है जी, आपका एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे वाक़यात बहुत कॉमन है, ठीक है, रैंडम है, तो आप उसको उस तरह से जाके नहीं देख सकते। लेकिन बात यह है कि आप इस कम्युनिटी की सिचुएशन को आप लीडर हैं, जब लीडरशिप स्किल्स की बात आ जाती है तो उसमें आपको एक रोल मॉडल के तौर पर अपने आप को पेश करना पड़ता है, और आप कम से कम उस दुख का एहसास तो करें कि उसकी एक्सटेंट को आप नोट करें कि क्या है। तो वो जो एहसास का एलिमेंट रिक्वायर्ड था वो देखने आप समझते हैं कि वो देखने में नहीं आया? वो देखने में नहीं आया। तो क्या मैसेज देंगे आप खान साहब? मैसेज मैं ये दूंगा कि अपने अंदर अवाम के लिए एहसास पैदा करें, और ख़ास जो सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं उन्हीं के लिए एहसास नहीं, फॉर द होल नेशन, फॉर द होल नेशन अपने आप को एक लीडर फॉर ऑल के तौर पर सामने लाएं, क्योंकि उसके अलावा कोई और चारा नहीं है कि जो आप वादे कर रहे हैं वो इसी सूरत में ही आगे चलेंगे जी। और उसके बाद जो है जितने भी मैं पता नहीं वो अपनी बात जो है ना वो कर गया थोड़ी सी, ये पेपर की वजह से। जी नहीं, कोई बात नहीं, आप यू कैन रिकलेक्ट योर। हाँ, थोड़ा सा मुझे रिकलेक्ट करने दें कि जो उन्होंने बयान दिया उससे अफसोस हुआ, जो एहसास का एलिमेंट गायब देखा मैंने, तो उन्होंने वर्ड यूज़ किया ब्लैकमेल मत किया जाए, मतलब उसके बगैर भी गुजारा हो सकता था, उस लफ्ज़ को यूज़ करने के बगैर गुजारा कर। और फिर मुझे ज़्यादा जो मेरे लिए फूड फॉर थॉट थी कि फिर वो अगले 10-12 घंटे में चले भी गए। मैं एग्जैक्टली यही बात करना चाह रहा हूँ कि उनके जो हामी थे जो इस चीज़ को जो उनको डिफेंड कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं वो तो बहुत ख़तरे में है वज़ीर आज़म, हालांकि 10 घंटे बाद वो खतरा 10 घंटे बाद वो ख़तरा ख़त्म हो गया, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, अब कुछ लोग हैं जो खान साहब के डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं, और वो
कुछ भी खान साहब करेंगे उनको सपोर्ट करेंगे, और मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूँ, पॉलिटिक्स में होता है जी। लेकिन आप जब एज अ न्यूट्रल पर्सन, थर्ड पर्सन होकर इस बात को करते हैं तो आप एज अ लीडर, उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा लैक उन्होंने बिहाइंड किया, लीडरशिप स्किल्स में कमी देखने में आई। उनको चाहिए था कि फ़ौरन से पहले जाकर इस चीज़ को, पास्ट के भी जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं उन्होंने भी फ़ौरन एक्शन लिया। जी बिल्कुल, मैं यही बात कहने लगा था कि अगर आप हिस्ट्री को देखिए तो भट्टू फैमिली लाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PML नून जो है, उनका बिहेवियर पीछे, चूँकि वो पावर में थे जी, तो मेरे ख्याल से ये कोई एलिमेंट पावर का तो नहीं है। देखें उसमें मैं ये, क्योंकि अभी वो भी चले गए, उन्होंने, उनके लिए खान साहब ने, मैं समझता हूँ, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, और वो राइट अवे वहाँ पर चले गए। ये देखें ना, ये तो एक आपने पॉलिटिकली भी गलती की जी। आप एक एहसास को छोड़ें, लीडरशिप और हेड ऑफ स्टेट होने को छोड़ें, आपने पॉलिटिकल मिस्टेक ये की कि आपने अपोजिशन को मौका दिया जो कि ऑलरेडी आपके खिलाफ सरगर्म है और उन्होंने एक कोalition बनाई हुई। तो बात ये है कि जब पुराने जो हेड्स ऑफ स्टेट थे उन्होंने हज़ारा बरादरी की इस अलमिये को उसके लेवल पे रख कर उसको डील किया कि यार ये वो मसला नहीं है जो कि एक रैंडम धमाका नहीं हुआ मुल्क में कि जी हाँ 25-25 लाख रुपया दे के 50 लाख दे के तो गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी दे के बैठ जाएगी। तो खान साहब ने जो लफ्ज़ यूज़ किए कि जी हमने उनको कंपनसेट कर दिया है, हाउ कैन यू कंपनसेट? एक लाइफ को आप कुछ भी कर लें, एक लाइफ को माइन में काम करने वाला एक डे लेबरर, ठीक है, उसको अपने 25 लाख रुपया उसकी फैमिली को दे दिया, वो एक यूथ अपनी फैमिली से चली गई और कोई देयर इज़ नो वे दैट यू कैन कंपनसेट दैट। हाँ, आप जाते और आप वहाँ जाकर फ़ौरन से पहले अपना दुख दर्द उनका बांटते, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट इज़ लाइक अ फादर जी, जो मैं समझता हूँ। हाँ जी, तो उससे एक्सपेक्टेशन होती है कि जी वो हमारा, जब हेड ऑफ स्टेट ही आपको कह रहा है कि मुझे ब्लैकमेल आप मत करें जी, तो वो क्या इस सिचुएशन। अच्छा, आपने फादर ऑफ द नेशन को बहुत आड़े हाथों लिया, वहीं पर एक मदर ऑफ द नेशन का भी कैरेक्टर अराइज हो रहा है, आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वो किस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं? वहाँ पर मरियम नवाज शरीफ भी गई और आपने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। बिल्कुल। तो आप वो जो वुड बी मदर ऑफ द नेशन, चले हम जो भी हमारे थॉट्स हैं वो हमारे अपने तक, लेकिन आप मदर ऑफ द नेशन के रूप में अगर देखें तो आप क्या कहना चाहेंगे, उनका रोल कैसा था? उन्होंने जो किया, देखें वो अब वो एक सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ माइंड होती है। मैं थोड़ा सा लीगल अगर एस्पेक्ट से देखूं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है वो जानती हैं जी, ठीक है। अब हाँ, जाहिर है हम तो एज ए व्यूअर, जैसे लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो मेरी आपकी पर्सनैलिटी से, मेरी आपकी बातों से, मेरे आपकी बॉडी लैंग्वेज से एक इमेज बिल्ड करते हैं, तो हम जाहिर है हम तो वहाँ नहीं हैं, हम वहाँ नहीं और तो हमने भी टीवी के ऊपर ही उनका और हमें नज़र आ रहा है कि जो उन्होंने, क्योंकि मेरा पर्सनली वो मसला ये है कि प्रूवन कन्विक्शंस हैं करप्शन के ऊपर ट्रिब्यूनल्स में पाकिस्तान में, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन हैं, ठीक है। अब उन्हीं के लोग अब आगे लीडरशिप लेके सामने आ रहे हैं तो आप परेशानी होती है मुल्क के लिए कि जी जो ऑप्शंस हमारे पास हैं, खान साहब एक ऑप्शन के तौर पर आए थे कि जी ये देखें ये पार्टियां तो ऐसे कर चुकी हैं आपके साथ, तो अब ये अब कुछ नया करेंगे। और बिल्कुल उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, वो तो एक स्पोर्ट्स कैटेगरी के बंदे थे, बल्कि जैसे हम एक एहसास रखते हैं अपने मुल्क और कौम के लिए, और चले हम बातें ही करते रहते हैं, बट वो एक्शन में आ गए, एक्शन में आए और वो माशाल्लाह मैंडेट लिया। और इसीलिए जो अवाम की फेवर्स उन्होंने विन की हैं, बिलखसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, वो यही था कि हमें लग रहा था कि वही चेंज ला सकते हैं, शायद ये लोग रेपिटेशन होगी सेम काइंड ऑफ गवर्नेंस जो हम पिछले 20-25 साल से देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि एक मैसेज आपके प्लेटफॉर्म से मैं देना चाहता हूँ जी ज़रूर, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को जी, और जो कि मेरे दिल में फील होती है जी ज़रूर, वो ये है कि हम बीइंग अ कैनेडियन सिटीज़न, पैदा पाकिस्तान में हुए जी, पाकिस्तान में पले बढ़े पाकिस्तान में एजुकेशन हासिल की, हमारे जो टाइज पाकिस्तान में है वो अभी तक यहाँ पर उतनी उस लेवल पे नहीं है, अब अजदाद वहाँ पर है ना हमारे। कनाडा मुझे राइट और आपको ये राइट देता है जी कि हम यहाँ पर मिनिस्टर भी बन सकते हैं जी, हम यहाँ पर MP भी बन सकते हैं, हम यहाँ पर जज बन सकते हैं जी, और हम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ स्टेट भी बन सकते हैं, जबकि हम ड्यूअल नेशनल भी रह सकते हैं, बीइंग अ ड्यूअल नेशनल जी। लेकिन ये राइट हमसे हमारे अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन ने छीना हुआ है जी। देखें ये मैं समझता हूँ कि एक ज्यादती है
ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ, जी। बहुत बड़ा जुल्म कह लें, और पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती है। जी ये मुल्क बेवकूफ़ नहीं है, जी, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं। जी जी, जब ये आपको ये राइट देते हैं, इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं भाई मेरिट पे आओ, हाँ एग्जैक्टली, आपके स्टेटस पे नहीं जाते वो। जी। उन्होंने कहा सिटीजनशिप हासिल करो, उसके बाद मेरिट पे आओ, तो भाई बिस्मिल्लाह एग्जैक्टली, आप आके लीड करें। जी जी। और आप देखिए और कि आपको follow करेंगे। एक बड़ी पार्टी के जो हेड हैं जी, वो बेसिकली कनाडा से बिलोंग नहीं करते, कनाडा से बिलोंग नहीं करते। और आप हमारे मिनिस्टर्स देख लें, इससे पहले जो मिनिस्टर अहमद हुसैन इतनी थे, डाइवर्स जो जी, आपकी जी। कैबिनेट है कनाडा की, तो क्या क्या ये लोग, इट्स अ बिग मैसेज, इट्स अ बिग मैसेज। Yeah. तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो अवाम है, गवर्नमेंट है, मेरी अपने दोस्तों से बहस भी हो जाती है, जी जी, क्योंकि वो कहते हैं जी आप तो चले गए और आप तो अब डबल आप वफादारियाँ नहीं रख हाँ सकते। जी। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये सोच इन मुल्कों की क्यों नहीं है? जी ये मुल्क भी तो सोच सकते हैं ना। Exactly. देखिए इनका शरह ख्वानगी आपसे बहुत ज़्यादा है, जी जी, ये लोग पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा जी। हैं, ठीक है, इनकी तरक्की, इनकी रिसोर्सेज जो ये आपको दे रहे जी। हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा है। जबकि अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को इन जनरल देखें, मतलब ऑन बिग कैनवस, तो हम हमेशा कॉन्ट्रीब्यूटरी रहे हैं। हमने कोई पाकिस्तान से हमने कुछ लिया, हम वी आर नॉट रेसिपिएंट एज कम्पेयर टू द एक्चुअल नेशनल्स ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त हमने हमेशा कंट्रीब्यूट किया, हमेशा बुरे वक्त में आप डैम की देख लें, मूवमेंट चलती हैं, या और कर्जे उतारने की चलती हैं, कर्जे उतारने की चलती हैं, आप वो सब छोड़ दें, उसमें हमने हमेशा उसमें कंट्रीब्यूट किया। आपकी कम्युनिटी में इस टाइम जो पाकिस्तान को, जो ओवरसीज पाकिस्तान हर इस टाइम ऑन एवरी मिनट बेसिस जो रेमिटेंस भेज रहे हैं जी जी, पूरी दुनिया से, एग्जैक्टली, उससे आपकी इकोनॉमी चल रही है। बिग चंक ऑफ रिजर्व्स, बिग चंक ऑफ रिजर्व्स है, उससे आपकी इकोनॉमी चलती है, डॉलर जा रहा और है, अभी भी पाउंड जा रहा देखिए, अभी भी मैं आप चाहे यहाँ जितने भी सेटल हो जाएं, फिर भी हमारी ख्वाहिश होती है हम एक घर वहां पर बनाएं। और अब आप देखें, अगर मेरे आपके लेवल का बंदा कोई घर बनाए तो वो एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट तो है ही है मिनिमम। तो एटलीस्ट हर बंदा जो है वो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का ख्वाब जहन में सजाए बैठा है। बिल्कुल, वो कोशिश है कि इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में की जाए, अपने मुल्क को, हम तो मुल्क का ही सोचते रहते हैं, Exactly. क्योंकि हमारे दिल सेंसिटिव हो जाते हैं वहाँ से यहाँ आने के Exactly, बाद, कि जी हमारा मुल्क, और हमारे फिर हम लोग। डेवलपमेंट को भी देख चुके होते हैं, यहाँ पर परफॉर्म कर रहे होते हैं, बिल्कुल। सिस्टम्स को समझते हैं और इसी को रेप्लिकेट करना और है। आपके अपने लोग जो है वो कहते हैं नहीं आप हमारे पास आके जज नहीं बन जी, सकते, जी। आप हमारे पास, इवन आई एम क्वालिफाइड। जी जी, देखें, जो बंदा इन मुल्कों में रहकर पढ़कर जी। अपनी नॉलेज लेता है, जी। वो आप इमेजिन करें कि वो पाकिस्तान के सिस्टम को सुधारने में बहुत ज़्यादा करामत बहुत साबित ज़्यादा, हो सकता है। बहुत ज़्यादा। तो उनको आप, अच्छा फिर होता ही है कि ओवरसीज़ को लाते हैं, गवर्नमेंट लाती है, वो उनके तौर पर वो नहीं होते जो मिनिस्टर्स होते हैं, बट दे आर नॉट इलेक्टेड, देयर इज अ टर्म फॉर दैट, जो नॉमिनेटेड टेक्नोक्रेट्स। होते हैं। जी, टेक्नोक्रेट्स। जी जी, टेक्नोक्रेट्स को लाते हैं और फिर उनके लिए लूप होल बनाकर ना उनको बीच रास्ते से, जब अपना काम नहीं निकल रहा होता, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानी याद आते हैं जी जी जी, कि जी आप आ जाएं, हमें लीड करें, एक्सपर्टीज, जी, अपना जी, काम, हमारा काम ये कर दें और फिर चले जाएं। तो ये राइट हमें देना चाहिए। जी। मैं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सही आपके प्लेटफॉर्म से। सही, और मैं भी आपकी इस बात को एंडोर्स करता हूँ कि डेफिनेटली हमारा रोल जो है वो इससे कहीं ज़्यादा मैग्नीफाई हो सकता है। Correct. अगर हमें कोई पॉलिटिकली बेहतर पोजीशन दे दी जाए तो। बेशक। तो इसी स्टेज के ऊपर छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं बुखारी साहब। थैंक यू। नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं छोटी सी एक ब्रेक के बाद। He can't take me, I'ma cross over and break your ankles, I'ma highlight, now watch me shine, watch me shine, watch me shine. Ball hard, he can't take me, I'ma cross over and break your ankles, I'ma highlight, now watch me shine, watch me shine, watch me shine. Now real estate agents are able to incorporate themselves, put the right step forward with proper planning to grow your wealth through your corporation. Call today Zahid Sayed from Uruj Financial. Hi, are you looking perfect window blinds for your home, which can help you to reduce your utility bills, secure your privacy, and protect your furniture from fading by harmful heat from the sun? Sometimes find the right blinds installation company is so hard. We're here to help you.
who can give you the complete custom blinds installation according to your custom designs, quality and colors. Our company Pen M Blinds have professional and trained staff. We are proud to offer the best custom blind services for all types of windows. From design to installation, we take each project with care and getting the job done right the first time. You will be glad to know we only use top quality material and work hard to give you the perfect solution. Visit our showroom to see the live demo in different colors and style, or give us a call for a free estimation. We guarantee you would not regret. Please come to our store and see how many beautiful color we have and enjoy your comfort of life. We have 4 locations and offering free delivery US and Canada wide. Pen M Blinds. Call now at 416-558-3578. Are you suffering from anxiety, depression, or chronic pain and unable to work? Has your LTD claim been denied? Do not suffer alone. We can help. Alam Law, your trusted disability lawyers. वेलकम बैक नाजरीन। तो ब्रेक पर जाने से पहले बुखारी साहब के साथ बड़ी गर्म बहस हो रही थी कि आप क्या कहना चाहते हैं खान साहब को। तो मैं अभी स्टैट्स देख रहा था, इमरान खान साहब वाहिद वज़ीर आज़म है बुखारी साहब जिन्होंने को रिपोर्टेड 160 से ज़्यादा हज़ारा पर हमले हुए हैं और 800 से ज़्यादा मौत हुई हैं, एंड ही इज़ द ओनली प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने वहाँ पर शो अप किया है और वो उनके साथ शरीक हुए हैं। इवन दो आपकी बात काफ़ी हद तक ठीक है कि जो एहसास का लेवल उनसे एक्सपेक्टेड था वो किसी वजह से नहीं हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी हो सकी। जी लेकिन उसके बावजूद आप कह रहे हैं इसके बावजूद जी एज़ कम्पेयर टू अगर आप देखें तो वो छोटा सा एक पार्ट मैंने देखा कि जो हमारे थे प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के गिलानी साहब नहीं गिलानी साहब से राजा परवेज़ अशरफ गुजर खान के जो थे जी वो उन्होंने भी शो अप किया था, लेकिन वो चूँकि 2 माह के थे शायद वो एक आधा इसी तरह की कोई एक्टिविटी कर सके। तो एनीवे फिर भी खान साहब की करेज को मैं समझता हूँ ट्राइब्यूट है कि उन्होंने शो अप किया। और चॉइस ऑफ वर्ड, स्लिप ऑफ टंग, कभी कभी ऐसा होता है पॉलिटिक्स में आप कुछ कह देते हैं तो फिर आप उसके ऊपर फिर आप जम जाते हैं और फिर आप नहीं उसकी वो तौजीहात और तावीलात देने लगते हैं। राइट। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन एनीवे उन्होंने शो अप किया और जो वो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के साथ बेस्ट उनके लिए कर सकते थे आई थिंक उन्होंने किया भी है। अच्छा बुखारी साहब, जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप आखिरी एडवाइस ज़रूर शेयर करें इस टॉपिक के ऊपर कि मैं आपको लीडिंग स्टेटमेंट देता हूँ कि जो परमानेंट रेजिडेंट है, परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस जो है वो इज़ नॉट शील्ड टू प्रोटेक्ट यू फॉर एवर। नो। तो आप क्या कहेंगे जाने से पहले कि आपने पीसेस बिट्स में कहा भी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आखिरी पीस ऑफ एडवाइस के तौर पर आप हमारे देखने वालों को क्या कहेंगे, पर्टिकुलरली जो इस स्टेटस की अपग्रेडेशंस के अंदर। देखें, परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस जो है वो बिल्कुल आपको एक परमानेंट शील्ड एक नहीं देता। एक परमानेंट स्टेटस उस तरह से, नाम तो परमानेंट है जी, लेकिन वो उस तरह से इस धोखे में ना आए, धोखे में मत आए कि जी मैं तो परमानेंट रेजिडेंट हो गया हूँ, आप कुछ नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। आपके ऊपर कई रिक्वायरमेंट्स हैं बीइंग अ परमानेंट रेजिडेंट। उसको रखने के लिए आपने अपने जब आपका एक्सपायर होता है क्या नाम है PR कार्ड, तो कार्ड को छोड़ें, बट एवरी 5 years
टू रिटेन योर परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस आपने 730 दिन कनाडा में गुजारने, जो कि एग्जैक्टली 2 साल बनते हैं। तो 5 सालों में से 2 साल आपने कनाडा में फिजिकली रहना है। ऐसा नहीं हो सकता कि पीआर लिया चले गए वापस नहीं आए तो फिर पीआर चलता रहेगा। नो, पीआर कैंसिल हो जाएगा, राइट। उसके बाद आप अगर खुदा ना खास्ता कोई सीरियस क्रिमिनलिटी का चार्ज लग चुका है और 24 महीने यानी कि 2 साल से ऊपर की सज़ा आपको सुना दी गई है, कन्विक्शन हो चुकी है, आपके ख़िलाफ़ जो है वो एडमिसिबिलिटी हियरिंग होगी और आपका पीआर स्टेटस आपसे लेने की कोशिश की जाएगी और ले लिया जाएगा, अनलेस के आप उसमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर उसको बचाने की कोशिश कर लें। और वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि आपने काफ़ी हद तक, और वो आखिरी लास्ट रिजॉर्ट भी होता है। अब देखो उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन भी उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। और वो जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का जो एक आपके पास एक जवाब है यहाँ पे रहने का, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और उसके कई एस्पेक्ट्स हैं। वो एक चीज़ नहीं है कि एक चीज़ इस तरह हो जाए कि तो आपका काम हो जाएगा। क्या आप कहें बस मुझे माफ कर दिया जाए या आप तरला लगाएं और वो एक्सेप्ट हो जाए? नो वे। आपको वेट बेसिस के ऊपर अपनी डिग्री ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, आपने आखिरी प्रोग्राम में बहुत डिटेल उसको डिटेल में आपने बात की है, वो फैजान साहब आए हुए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि वो पीआर स्टेटस आपका लूज हो सकता है। और ये 2 बहुत कॉमन और बहुत मेन रीजंस हैं पीआर लूज होने की। मैं अपने कई दोस्तों को जानता हूं जो यहां पर आए, पीआर लिया, मज़ा नहीं आया, वापस चले गए और उसके बाद वापस नहीं है तो फिर वो कहते हैं बुखारी साहब अब हम आ सकते हैं क्या? वो 10 साल बाद मुझे कह रहे हैं। तो मैंने कहा जी आप आने के लिए आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए। वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट जब आप अप्लाई करेंगे उसमें आप एप्लीकेशन में अपनी डाटा डालेंगे तो उसमें जो रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन है वो पूरा नहीं होगा। उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो ये हैं कि आपने अगर किसी कैनेडियन कंपनी के लिए काम किया ओवरसीज, नो प्रॉब्लम, फिर आप रख सकते हैं। आप किसी कैनेडियन फैमिली मेंबर जो कि आपका स्पाउस और डिपेंडेंट चाइल्ड है जो कि सिटीजन है, उनके साथ रहे तो भी आप अपना पीआर रिटेन कर सकते हैं। अगर ये एक्सेप्शंस नहीं है तो फिर आपका जो ऑब्लिगेशन है वो पूरा नहीं होता और देन आप अपना पीआर लूज कर देंगे। तो ये चीज़ें कि पीआर लूज हो सकता है, आपको उसको पकड़ के रखना है, उसको बचा के रखना है। और जब तक आप सिटीजन नहीं होते तब तक, जब सिटीजन हो जाते हैं तो देन फिर आपके पास मोबिलिटी राइट्स हैं। फिर हमारे ट्रूडो साहब का एक नारा बड़ा फेमस, अ कैनेडियन इज अ कैनेडियन इज अ कैनेडियन, बहुत खूबसूरत नारा था और इससे बड़ा यानी कि अच्छा लगा इस नारे को सुन के जब उन्होंने उमर खदर जो था उसके लिए एक एफर्ट की गवर्नमेंट ने और उसके साथ एक सेटलमेंट की। तो उसमें उन्होंने कैनेडियन सिटीजन का कहा कि वैल्यू क्या है। बेशक वो टेररिस्ट था, कन्विक्टेड टेररिस्ट, लेकिन बिकॉज ही वाज अ कैनेडियन और अमेरिका के लॉज उसके लिए टफ थे एज कम्पेयर टू कैनेडियन लॉज, उन्होंने कहा वो हमारे पास कनाडा आके अपना जो सर्व है वो सेंटेंस करेगा, तो उसको लाया गया। तो ये फिर आप जब सिटीजन बन जाते हैं तो आपके पास एक प्रिविलेज है। तो आपका कहने का मकसद है कि पीआर स्टेटस के साथ भी ऑब्लिगेशंस हैं जो आपको टेक केयर करनी है, और आपके उसके जो पहले स्टेटस हैं रिफ्यूजी क्लेमेंट के तौर पर या प्रोटेक्टेड पर्सन के, तो उसके साथ भी आपकी ऑब्लिगेशंस एसोसिएटेड है, आपको उनको भी टेक केयर करना है। और वहीं पर मैं प्रोग्राम के इस हिस्से में बुखारी साहब से इजाज़त लेके कहना चाहूँगा कि जैसे ही आपका पीआर स्टेटस हो जाए आपको जल्दी से जल्दी अपनी सिचुएशन के मुताबिक कोशिश करनी चाहिए कि आप सिटीजनशिप की तरफ फ़ौरन पहले चले जाएं, और वो उसी वक्त है जब आप अपना जो सिटीजनशिप ऑब्लिगेशन है 1095 डेज़ का उसको क्विकली मीट करें, अचीव करें और अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर दें। अच्छा, वहीं पर जो है वो बुखारी साहब मैं इस ग्रे एरिया का भी तज़किरा करना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को यहाँ पर ये करना चाहिए कि जैसे ही कोई आदमी, जैसे आपने देखा है कि हमारा डेली एक्सपीरियंस है कि किसी का केस एक्सेप्ट होता है और वो प्रोटेक्टेड पर्सन होता है, तो उसके साथ कोई ऐसी शीट नहीं दी जाती कि इस स्टेटस के साथ आपको क्या करने की ज़रूरत है, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। अगर उसके साथ एक पेज बना दें कि आप ये काम कर सकते हैं और ये काम नहीं कर सकते, तो वो चूँकि वो नहीं होता, उसकी एब्सेंस से लोग फ़ायदा उठाते हैं और उसके कई लोग मुख्तलिफ तर्जमे कर लेते हैं। फिर बहुत अच्छी बात आपने की है, और इसमें ये हो सकता है असल में ये क्योंकि ग्रे एरिया है और गवर्नमेंट इसको ग्रे एरिया ही रखना चाहती है जी, ताकि लोग इस ट्रैप के अंदर आते रहें, अपनी लीगल एडवाइस लें। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपको निकाला जाए। गवर्नमेंट लेकिन इस मामले में इस चीज़ को लेकर, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी कोर्ट में कई एस्पेक्ट्स पर बहस चल रही है जी। तो गवर्नमेंट इज़ नॉट क्लियर
कि जी हमने एग्जैक्टली, वरना ये करें कि जैसे ही आपका केस एक्सेप्ट होता है तो आपको एक इंस्ट्रक्शन शीट पकड़ा दी जाए जी कि आप ये आपके ऑब्लिगेशन कि आपने कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं जाना, आप नहीं जा सकते, आपको मना कर दिया गया, इस तरह की बातें। लेकिन मसला ये है कि अगर वो लॉ क्लियर हो जाए कि जी जा सकते हैं इन सूरत में, नहीं जा सकते इस सूरत में, लॉ क्लियर नहीं है। मेरे ख्याल में थोड़ी सी इसमें जुरिस्प्रूडेंस डेवलप होने की ज़रूरत है। जैसे ही वो डेवलप होगी तब जाके, वरना गवर्नमेंट पीछे ना रहती इस मामले में। अगर वो रह रही है ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एरिया है वाकई, बहुत ज़्यादा। इसलिए हम बार बार, आप भी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूँ कि केस बाय केस इसको देखने की ज़रूरत है। आप किसी एक प्रेसिडेंस को किसी दूसरे के ऊपर नहीं फिट कर सकते। और जैसे आपने कहा कि फर्दर इसके ऊपर रिसर्च की और फर्दर इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, बिल्कुल, ताकि इंशाल्लाह केस लॉ डेवलप होगा, जजेस के फैसले आएंगे तो एक जुरिस्प्रूडेंस डेवलप हो जाएगी। सही। बुखारी साहब बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ। आपका शुक्रिया। मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि बहुत ही मुश्किल टॉपिक था, लेकिन बहुत आसानी से आपने माशाल्लाह जो माहौल रखा जी, उसकी वजह से वो अपने एहसास नहीं होने दिया कि कितना हम कोशिश करते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आसान, मुश्किल, शरारती, मासूमाना सवालों में से गुजार के हम ये कोशिश करते हैं कि अपने गेस्ट स्पीकर को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए उस टॉपिक के ऊपर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक जो है वो आसानी से हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे देखने वालों के लिए वो डाइजेस्टेबल हो सके। बिल्कुल, और हमारी पूरी कोशिश थी, अब मैं दुआई कर सकता हूँ कि और हमें फीडबैक दें हमारे प्रोग्राम का कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, और उसमें कोई आपको कोई फीडबैक या कमेंट्स है तो ज़रूर दीजिएगा। जी, बल्कि हम हर प्रोग्राम के एंड पर कहते हैं कि आप अपने क्वेश्चन, अपनी आरा, अपने कंसर्न या और भी कोई और टर्म में निकल कोई कमेंट भी हो तो वो आप हमारे स्टूडियो के नंबर 9058236039, मेरे पर्सनल नंबर 2899907580 या हमारी कम्युनिटी टीवी की ईमेल communitytv20@gmail.com के ऊपर हमें भेजते रहिए, ताकि हम बेहतर से बेहतर प्रोग्राम आपके लिए डिज़ाइन करते रहें और मार्केट से बेहतर एक्सपर्ट को आपके सामने लाते रहें, ताकि ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मुआविन साबित हो सके। इसी के साथ ही इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।